Hey everyone. Hello. Hello, hello, hello. Good evening everybody. Very good evening. जल्दी से कंफर्म करिए आप लोगों तक मेरा ऑडियो और वीडियो पहुंच पा रहा है। कैन वी डू दिस विदाउट अटेंडिंग प्रीवियस क्लासेस? ऋषु राज, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। आपको प्रीवियस क्लासेस जो हैं देखनी पड़ेंगी। गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बहुत बहुत स्वागत है जिनका भी वीकली टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। क्या टेस्ट को एक्सपायरी या कुछ ऐसा होता है? नहीं बेटा, एक्सपायरी कुछ नहीं होता है टेस्ट का, आप कभी भी दे सकते हैं। वीकली टेस्ट आप कभी भी दे सकते हैं, बाद में भी अवेलेबल रहेंगे। ये वीकेंड का जो वीकली टेस्ट है वो आप दीजिएगा कल की क्लास के बाद। हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं जस्ट बिकॉज यू गाइज आर हैविंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू पुश द एंड डेट ऑल्सो। एंड डेट जो 14 जून तक ये कोर्स फिनिश होना चाहिए था उसको और 2 से 3 दिन एक्सटेंड किया जाएगा बिकॉज आई वॉन्ट योर एक्सपीरियंस टू बी द परफेक्ट वन। मैं जल्दी नहीं करना चाहता और ना ही कोई टॉपिक या कोई चीज छोड़ना चाहता हूं। सैटरडे भी क्लास ले रहा हूं, लास्ट भी ली, अगली बार भी शायद लूंगा। तो फिर भी 2 से 3 दिन क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उससे हम स्लो जा रहे हैं। देर इज नो एनी हार्म और इशू इन दैट केस। एटलीस्ट हम 6 घंटे एक्स्ट्रा लगा के या 6 आवर्स एक्स्ट्रा लगा के कुछ नया या अच्छा ही सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए। 10th से फाइनल एग्जाम है, कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-4 लेक्चर्स जो है बाद में रिकॉर्डेड देख लेना। आफ्टर रिवाइजिंग सिंक्रोनाइजेशन अंडरस्टैंडिंग हुई है। देखो मैं एक चीज और बताता हूं, सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना निखर के आएगा। जितना आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि इसमें ना हर एक चीज दूसरी से इंटरलिंक्ड है और कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज कर देती है। तो जितना आप याद रखेंगे, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, अभी पीवाईक्यूज जो है आप तब सॉल्व करेंगे सिंक्रोनाइजेशन के जब डेडलॉक पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि डेडलॉक और सिंक्रोनाइजेशन इंटरकनेक्टेड हैं और काफी सारे सिंक्रोनाइजेशन के क्वेश्चन में डेडलॉक चीज यूज होती है। तो आप पहले डेडलॉक पूरा चैप्टर फिनिश कर लो, उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन और डेडलॉक के पीवाईक्यूज जो हैं वो आप क्या करेंगे, वो यूज करना, सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, कांट गिव टेस्ट टुडे, नहीं बेटा आज नहीं, कल दीजिएगा टेस्ट। आप कल देंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। स्ट्रीट सही चल रही है सर, सारे कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। वही चाहिए कि कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएं, चाहे 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए चलेगा, है ना। चलिए, प्रोड्यूसर कंज्यूमर समझ नहीं आ रहा। अच्छा सौरव कुमार जी, पहले मुझे यह बताओ कि समझ क्या नहीं आया। पूरा ही टॉपिक समझ नहीं आया तो वापस से लेक्चर देखो। अगर लेक्चर देखने के बाद भी टॉपिक ही समझ में नहीं आया तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो मैंने बहुत ही गंदा पढ़ाया या कहीं ना कहीं आप उस लॉजिक को समझ ही नहीं पा रहे। तो कोई एक चीज जो है, कोई एक स्पेसिफिक बताओ कि कहां दिक्कत है। सिलेबस में बैंकर्स एल्गोरिदम है क्या? आएगी बेटा, आगे आएगी। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, कहां से? सिंक्रोनाइजेशन से। हाँ मोस्टली आता है, मोस्टली आता ही है। पीवाईक्यू कहां से करने? पीवाईक्यू आप लोगों को अलग से एक बुक मिलेगी, वहां से कर लो। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी मल्टीपल सोर्सेज होते हैं फ्री वाले, वहां से कर लो। या फिर हमारे पास क्विज फॉर्मेट में भी पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्लेटफॉर्म पे वो मिल जाएंगे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था फोक सिस्टम कॉल का, छोटा सा क्वेश्चन फोक सिस्टम कॉल का अगर था तो सॉल्व कर लो। चलो, अब पता चला कि ओएस इज इक्वली हार्ड एज सीओए। जब आप गेट के क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको ओएस में सिंक्रोनाइजेशन के अलावा कहीं भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। चैलेंजिंग जो है वो ज्यादा नहीं दिखेंगे। क्रिश मैंने बताया तो था वैसे ही शुरुआत में ही। चलो, कल हमने डिस्कस किया था जो टॉपिक, वो था बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें बफर की जो साइज थी बाउंडेड थी। या फिर इसे हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी कहते हैं। जिसको प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में इशू है वो एक बार मुझे बता सकता है
कल का लेक्चर सिर्फ कंज्यूमर तक ही पढ़ा है तो मैंने अटेंड कर सकता हूं, वही पढ़ाया था मैंने, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। चलो, अब तुम लोग अपना जजमेंट बाद में देना, क्योंकि जब एक्चुअल जजमेंट तुम्हारा शुरू होगा ना गेट एग्जाम में, तो सीओए इजी लगता है या ये इजी लगता है, सब धरा का धरा रह जाएगा। इजी क्वेश्चन, जो इजी टॉपिक लगता था अपना फेवरेट था, उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और जो टफ लग रहा था उससे गेट में क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर क्या कर लीजिएगा? तो इस बात को साइडलाइन करो कि क्या इजी है क्या टफ है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है ना। शुरू करते हैं लर्निंग। चलो, जावा में थ्रेडिंग है वो सेम ही है, ओएस में बराबर सेम टू सेम है। आज हम पढ़ेंगे रीडर राइटर प्रॉब्लम के बारे में। रीडर राइटर प्रॉब्लम क्या होती है? रीडर राइटर प्रॉब्लम के लिए पहले सॉल्यूशन का पेज ही नहीं आया। रीडर राइटर प्रॉब्लम, ये रीडर राइटर प्रॉब्लम क्या है? एक फाइल है, वो शेयर्ड है बिटवीन मल्टीपल रीडर प्रोसेसेस एंड मल्टीपल राइटर प्रोसेसेस। रीडर प्रोसेस क्या होती है सर? राइटर प्रोसेस क्या होती है? रीडर प्रोसेस उस फाइल को खाली रीड 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 करेगी, बस। कितनी भी रीडर प्रोसेसेस हैं सारी उस फाइल में सिर्फ रीड करेंगी। राइटर प्रोसेस उस फाइल में राइट करेगा। तो कोई भी अगर राइटर प्रोसेस है और रीडर प्रोसेस है, तो उस फाइल में रीडर प्रोसेस सिर्फ रीड करने की कोशिश करेगी, राइटर प्रोसेस एक ही फाइल को उसी फाइल में राइट करने की कोशिश करेगी। तो एक ही सिंगल फाइल है जिसमें मल्टीपल रीडर रीड करने की कोशिश करना चाहते हैं, मल्टीपल राइटर राइट करने की कोशिश करना चाहते हैं। सिंक्रोनाइजेशन का केस बन गया, क्योंकि फाइल है एक, शेयर्ड है बिटवीन मल्टीपल प्रोसेसेस। ऑफ कोर्स सर, कहीं ना कहीं केस तो बन ही गया है। अब क्या? अब एक सिंपल सी बात है कि अब हमें इन रीडर और राइटर का एक्सेस को कैसे कंट्रोल करना है। तो देखिए, कुछ पॉइंट यहां भी लिखा हुआ है कि अगर राइटर ने फाइल को एक्सेस करना शुरू कर दिया है, राइटर ने फाइल को एक्सेस करना शुरू कर दिया एट फर्स्ट प्लेस, तो फिर कोई भी दूसरा रीडर और कोई भी दूसरा राइटर सब ब्लॉक हो जाएंगे। न रीडर रीड कर पाएगा उस फाइल में, न राइटर राइट कर पाएगा उस फाइल में। तो एक बार किसी राइटर ने राइट करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर ना तो कोई दूसरा रीडर अलाउड रहेगा, ना ही राइटर अलाउड रहेगा उस फाइल को एक्सेस करने के लिए, अंटिल ये राइटर अपना राइटिंग खत्म ना करे। पॉइंट क्लियर है? जल्दी से यस नो थम्स अप करो। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? अगर कोई रीडर ने रीड स्टार्ट कर दिया, अगर सबसे पहले कोई रीडर आया और उसने रीडिंग स्टार्ट कर दी, तो फिर अदर रीडर्स कैन रीड बट राइटर विल बी ब्लॉक्ड। मतलब कि अगर रीडर ने रीडिंग स्टार्ट की है, तो बाकी के दूसरे रीडर उसमें रीड कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल रीडर्स को हम फाइल पे एक्सेस दे सकते हैं, सिर्फ रीडर को, पर राइटर को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं यहां पे? हम ये कहना चाहते हैं कि अभी करंटली अगर कोई रीडर है, तो क्या अलाउड करेंगे हम? रीडर को अलाउड करेंगे या राइटर को अलाउड करेंगे? कंपेटेबिलिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं कि किसके साथ कौन कंपेटेबल रहेगा। तो करंटली अगर रीडर आया, तो रीडर के साथ दूसरा रीडर अलाउड है, रीडर के साथ में दूसरा राइटर अलाउड नहीं है। कोई भी राइटर अलाउड नहीं है, सिर्फ रीडर के साथ रीडर अलाउड है। मतलब एक फाइल है, एक फाइल को किसी रीडर ने ओपन करके रीड करना शुरू कर दिया, तो वही फाइल दूसरे रीडर प्रोसेस को भी एक्सेस करने को मिल जाएगी तुरंत, कि हां वो उसको रीड कर ले।
अगर कोई राइटर प्रोसेस आता है तो उसको ये फाइल ओपन करने को मना कर दी जाएगी कि राइटर यू कैन नॉट, जस्ट बिकॉज कोई दूसरी रीडर प्रोसेस उसको रीड कर रही है, तो राइटर अलाउड नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर कोई राइटर प्रोसेस है जो आ चुकी है और उस फाइल को वो राइट करने की कोशिश कर रही है, तो राइटर प्रोसेस के साथ दूसरे रीडर को और दूसरे राइटर दोनों को अलाउड नहीं करेंगे। मतलब एट ए टाइम सिर्फ एक राइटर ही राइट कर सकता है उस फाइल में। तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई रीडर है उस फाइल पे रीड कर रहा है, तो बाकी के मल्टीपल रीडर्स को भी अलाउ कर दिया जा सकता है, नो इशू, मल्टीपल रीडिंग अलाउड है। पर रीडिंग के साथ राइटिंग अलाउड नहीं है। राइटर अगर राइट कर रहा है तो ना तो कोई दूसरा रीडर उस फाइल को रीड कर पाएगा, ना ही राइटर राइट कर पाएगा जब तक कि इसका काम खत्म नहीं होता है। ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाया है और ये जो कंसेप्ट यहां सामने लिखा है, क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आएगी तो सॉल्यूशन समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। अगर बेसिक कंसेप्ट ही नहीं समझ आया तो आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा। फाइल क्या होती है? अरे कोई टेक्स्ट फाइल समझ लो। एक टेक्स्ट फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप की एक फाइल है जो आपने सेव कर रखी है डिस्क पे। बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो उसी फाइल को एक्सेस करना चाहती हैं। अब उनमें से अगर कोई प्रोसेस ने एक बार उसको राइट करने के लिए स्टार्ट कर दिया, एडिट प्रोसेस, एडिट रिक्वेस्ट कर दी कि उसमें एडिटिंग करनी है, तो फिर कोई दूसरी प्रोसेस उस पर रीड राइट कुछ नहीं कर सकती। अगर एक प्रोसेस ने सिर्फ और सिर्फ रीड शुरू किया है उस पे, तो वो प्रोसेस ना तो रीड कर पाएगी दूसरी कोई और ना ही राइट कर पाएगी। हो गया? एक और बार रिपीट। रीडर के साथ रीडर अलाउड है, रीडर के साथ राइटर अलाउड नहीं है, राइटर के साथ ना रीडर अलाउड है ना ही राइटर अलाउड है। ठीक है? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया है जो मैं बहुत स्पेशली बनाया था जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ता था। मास्टर्स में था मैं आईआईएससी बैंगलोर में। तब हमारे हॉस्टल में फर्स्ट और सेकंड फ्लोर मिला के एक ही टीवी हुआ करता था, सीआरटी टाइप का। सीआरटी समझते थे ना, वो बड़ा वाला टीवी। बड़ा मतलब कि वो पीछे से भी लंबा वाला टीवी, फ्लैट टीवी नहीं, है ना। और उसका डिस्प्ले भी ओके ओके ही था, पर ठीक है, चल जाता था। अब बच्चे जो है वहां पे दूसरे जो पढ़ाई करते थे इस चक्कर में ना, स्पोर्ट्स जो फॉलो करते थे, मिडनाइट फुटबॉल्स एक्सेट्रा देखते थे, वो लोग या तो म्यूट पे देखते थे या फिर कभी कभी कोई एक ही पर्सन होता था तो वो हेडफोन लगा लेता था उस टीवी में, आई मीन कनेक्ट कर लेता था, ताकि क्या हो जाए, जो दूसरे लोग हैं उन्हें डिस्टर्ब ना हो। मान लो कोई अगर टीवी देख रहा है और टीवी देखते वक्त बैठ गया सामने टीवी के और स्पीकर पे बात हो रही है, स्पीकर पे टीवी चल रहा है, तो अगर स्पीकर पे टीवी चल रहा है, मैं देख रहा हूं, मेरे साथ और कोई भी अलाउड रहेगा? हाँ, देख सकता है, यस, सुन सकता है, ऑफ कोर्स सुन सकता है, क्यों नहीं सुन सकता, डेफिनेटली सुनेगा। स्पीकर की आवाज तो सब तक ही जाएगी। स्पीकर पे टीवी देखना इज रीडिंग। तो क्या मुझे सुनाई दी? हाँ। मेरे साथ में क्या दूसरे लोग टीवी देख सकते हैं? जी हां, देख सकते हैं आराम से, यस। अब बात ये आती है कि अगर मान लो, ठीक है, कोई रात में कोई लेट नाइट फुटबॉल गेम चल रहा है, कोई एक बंदा आया जिसको फुटबॉल गेम देखना है और उसने हेडफोन लगाया और टीवी देखना चालू कर दी। अब वो अगर हेडफोन से टीवी देख रहा है, उसको ही आवाज आ रही है। अब कोई दूसरा पर्सन हेडफोन से वही आवाज सुन सकता है? नहीं। क्यों? एक ही हेडफोन अलाउड है एट ए टाइम पे। देख सकता है? नहीं देख सकता है। हेडफोन इसी के कान में है, जब तक ये खत्म नहीं करेगा तब तक कोई दूसरा कमेंट्री तो नहीं सुन सकता। ठीक है, तो यही अकेला अलाउड है। अच्छा, कोई दूसरा स्पीकर पे वॉल्यूम सुन सकता है? नहीं। तो कोई वॉल्यूम नहीं आएगी, ना ही स्पीकर पे मतलब रीडर को, और ना ही कोई दूसरा हेडफोन पे उसको आवाज को सुन पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, मतलब राइटर भी नहीं। तो हेडफोन पे सुनना इज समथिंग लाइक राइटर प्रोसेस हियर, एंड स्पीकर पे सुनना इज रीडर प्रोसेस हियर। एग्जाम्पल समझ में आया? है ना। तो रीडर क्या है? एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जो किसी फाइल को सिर्फ रीड करना चाहती है। फाइल आप समझ लो कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप की फाइल है जो आपने स्टोर कर रखी है आपकी डिस्क में। राइटर वो प्रोसेस है जो उस फाइल को रीड करके और उसमें अपडेट भी, एडिट भी करना चाहती है, चेंजेस भी करना चाहती है, एक ऐसी प्रोसेस।
ठीक है, ये है रीडर और राइटर की प्रोसेसेस जो कि फाइल पे रीड भी करना चाहती है, राइट भी करना चाहती है। तो रीडर अगर पहले आया तो दूसरा रीडर अलाउड है, राइटर कोई अलाउड नहीं रहेगा। फिर अगर राइटर आया तो राइटर, दूसरा राइटर अलाउड नहीं रहेगा और दूसरा रीडर भी अलाउड नहीं रहेगा। सर लाइक नोटबुक मल्टीपल पर्सन कैन रीड, ओनली वन कैन राइट। नो सिद्धार्थ जी यहां पे वो एग्जाम्पल में नहीं दे सकता सर, ये भी एटॉमिक है। क्या एटॉमिक है? एटॉमिक क्या है? ये तो प्रोसेसेस हैं, रीडर प्रोसेस है, राइटर प्रोसेस है। सुनो जरा, प्रोसेस का मतलब क्या है? एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा। प्रोसेस जब तक रीडिंग खत्म करेगी, दूसरी फाइल या दूसरी प्रोसेस भी उसी फाइल पे रीड कर सकती है। यस, रीडिंग में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है ना, ये भी रीड कर रहा है, ये भी रीड कर रहा है। अगर दो प्रोसेसेस एक ही फाइल को रीड कर रही है, कोई चेंजेस एक दूसरे से तो करेंगे नहीं, फाइल में कोई चेंजेस तो आएंगे नहीं। क्यों? चेंजेस तो तब आएंगे ना जब उसमें राइटिंग होगी। अगर चेंजेस नहीं आएंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट का इश्यू नहीं आएगा, मल्टीपल लोग एक ही चीज को रीड कर सकते हैं। ठीक है, चल अभी समझिए, अब सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा। सॉल्यूशन के लिए वेरिएबल लिए हमने तीन। एक नाम म्यूटेक्स नाम का वेरिएबल लिया, बाइनरी सीमा फोर है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करने के लिए। किस चीज का मैं बताऊंगा। WRT एक बाइनरी सीमा फोर लिया है अलग से, सिर्फ और सिर्फ रीडर और राइटर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, अगर राइटिंग चालू हो गई है तो। देखो सिंपल सी बात है, अगर एक राइटर आ गया है तो ना तो कोई रीडर आगे बढ़ सकता है, नहीं राइटर आगे बढ़ सकता है। तो राइटिंग की एक ऐसी चीज है जो रीडर को भी ब्लॉक करेगी, राइटर को भी ब्लॉक करेगी। तो इस चीज के लिए हमने एक सीमाफोर लिया है WRT नाम का बाइनरी, कि जिसने भी इस पे लॉक ले लिया, जिसने भी इस पे वेट फंक्शन चला लिया, तो उसके बाद फिर दूसरी चीजों को अलाउ नहीं करेंगे। मतलब कि अगर राइटर ने लॉक ले लिया तो दूसरा रीडर राइटर उस पे नहीं आ सकता, रीडर ने लॉक ले लिया तो फिर दूसरा राइटर नहीं आ सकता। ऐसे करके हम राइटिंग को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अगर राइटिंग इज गोइंग ऑन है तो रीडर राइटर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक सीमाफोर लिया WRT। इंप्लीमेंटेशन कोड जो देखोगे और क्लैरिटी से समझ में आएगा। रीड काउंट एक नॉर्मल इंटीजर है, सुनिएगा जरा, रीड काउंट एक नॉर्मल इंटीजर है। ये ना तो सीमाफोर है बाइनरी टाइप का, ना काउंटिंग टाइप का, इट्स नॉर्मल इंटीजर, सीमाफोर नहीं है। ये एक नॉर्मल इंटीजर है जो ये डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ रीडिंग प्रोसेसेस हमारी एक्टिव है। अभी कितनी प्रोसेसेस हैं जो रीडिंग करना चाहती हैं। एक्टिव रीडर का मतलब है कि कितनी ऐसी प्रोसेसेस आ चुकी हैं हमारी जो सिर्फ रीडिंग करना चाहती हैं, उनका काउंट हम रीड काउंट में नोटिस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझ नहीं आया कोई बात नहीं बेटा, रीडर राइटर तो समझ में आया ना क्या कर रहे हैं दोनों। रीडर के साथ राइटर, रीडर राइटर अलाउड नहीं है, राइटर के साथ रीडर राइटर दोनों अलाउड नहीं है। इतना समझ में आया ये? तो एग्जाम्पल को गोली मारो, कोई बात नहीं, बंदूक नहीं है तो गोली फेंक के मार दो। अरे होगी कहीं ना कहीं सिर दर्द की, बुखार की कोई तो गोली होगी, फेंक के मार दो। चलो वापस आओ, तो तीन वेरिएबल्स हमने यूज करने हैं और यहां पे इनिशियलाइजेशन करेंगे म्यूटेक्स का 1 से, WRT का 1 से, क्योंकि ये दोनों बाइनरी सीमाफोर हैं, और रीड काउंट का 0, क्योंकि शुरुआत में कोई भी रीडर हमारे पास रहता नहीं है। इनिशियली एक भी रीडर नहीं है तो 0। ठीक है, AK-47 है। अगम एड्रेस बताना जरा, अभी पुलिस को भेजता हूं मैं। चलो अब राइटर प्रोसेस का कोड लिखेंगे हम, है ना। राइटर प्रोसेस का कोड बहुत सिंपल है। राइटर प्रोसेस अगर राइट करना चाहता है तो इस WRT पे चलाएगा वेट। अगर इस WRT पे वेट चल गया, मतलब WRT 1 था, तो वेट चला के 0 हो जाएगा। WRT वेरिएबल पे या सीमाफोर पे वेट चल गया तो इसका मतलब कोई रीडर या कोई राइटर अभी था ही नहीं, राइटर आगे बढ़ सकता है और राइटर WRT को 0 करके अंदर चले जाएगा। जैसे ही इसने WRT को 0 किया, उसके बाद ना तो कोई राइटर आगे बढ़ पाएगा ना रीडर। बस इतना सिंपल सा कोड है इसका। तो राइटर प्रोसेस का कोड जो है वो सिर्फ इतना है कि ये सबसे पहले वेट फंक्शन चलाएगा WRT नाम के बाइनरी सीमा फोर पे। अगर ये चल गया तो
ये राइटिंग करेगा और जब राइटिंग इसकी खत्म हो जाएगी तो WRT को सिग्नल कर देगा। दैट्स इट। सर आज पहली क्लास है तो पहले लेक्चर से कवर करूं या यहीं से कवर करूं? निखिल एक बात बताइए, आप कहीं भी किसी जगह पे एडमिशन लेते हैं, स्कूल में कॉलेज में, तो बीच वाले सेमेस्टर से तो स्टार्ट होता नहीं है बेटा। सेम चीज है, जब तक आप शुरुआत की बात नहीं पढ़ेंगे समझ में कैसे आएगा बाबू? जब समझ नहीं आएगा तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अब इंटरेस्ट अगर खत्म होगा तो या तो आप प्रिपरेशन छोड़ दोगे या तो कोर्स छोड़ दोगे या मुझे गाली दोगे। तो बेटर है शुरुआत से शुरू कर लेते हैं, एक बार शायद समझ में आ जाए, है ना? चलो, बीच में नहीं समझ में आएगा बेटा, कुछ भी नहीं आएगा। ये जो शुरुआत से आ रहे हैं इनको ही आधी चीजें समझ नहीं आ रही है ना? तो WRT पे हमने वेट लगा के क्या किया? राइटिंग को रिस्ट्रिक्ट किया कि अगर कोई पहला राइटर आता है तो राइटर पहली बार में WRT पे वेट चलाएगा। अब शुरुआत में WRT क्या है बॉस? शुरुआत में WRT बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू है 1। अगर पहला राइटर आया तो इसने वेट WRT चलाया, WRT 0 हो गया, उसके बाद राइटिंग में चले गया। अगर अब दूसरा राइटर आता है तो दूसरा राइटर भी यही सेम कोड चलाएगा। दूसरा राइटर प्रोसेस राइटिंग करने के पहले वेट WRT चलाएगा। पर क्या WRT पे अब वेट फंक्शन सक्सेसफुली चल सकता है जब WRT की वैल्यू 0 है? क्या सेकेंड टाइम जब वेट फंक्शन चलेगा, सेकेंड वाला राइटर प्रोसेस आएगा, तब क्या वो WRT पे वेट चला सकता है? नहीं। थर्ड आया राइटर, वो भी नहीं चला सकता। कोई भी दूसरा राइटर अगर आता है तो वो राइटर यहां पे स्टक हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि WRT पे वेट फंक्शन नहीं चल पाएगा। वेट WRT पे चलाने जाओगे, 0 है WRT, कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा। इतना क्लियर है? तो WRT हम क्यों यूज कर रहे हैं यहां पे? WRT एक ऐसा वेरिएबल हमने लिया है जो कि राइटिंग को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। राइटर में हमने उस पर वेट चलाया, अगर राइटिंग परफॉर्म करनी है तो वेट सक्सेसफुल होना जरूरी है। हो गया, राइटर आगे बढ़ गया, फिर दूसरा कोई राइटर आगे नहीं बढ़ सकता। इज दैट ओके और नॉट? इतना ही लिखेंगे राइटर का कोड। थोड़ा पेशेंस रखो बॉस, रीड काउंट वेरिएबल भी यूज नहीं किया मैंने, तो म्यूटेक्स की इतनी क्या चिंता है तुमको? थोड़ा शांति रखो, पेशेंस रखो, आएगा। अभी सिर्फ राइटर का ही तो कोड लिखा है, राइटर के कोड में रीडर कहां से चलेगा? राइटर के कोड में रीडर कहां से आया? मैंने राइटर को वेट करवाया, चल गया, राइटिंग परफॉर्म हुई। राइटिंग अगर चल रही है तो दूसरे राइटर यहां पे फंसे रह जाएंगे, काम खत्म। राइटर अगर एक गया तो दूसरा राइटर आगे नहीं बढ़ेगा। इतना क्लियर है? क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि एक राइटर WRT पे वेट चलाएगा, WRT 0, बाकी के राइटर WRT पे वेट नहीं चला पाएंगे सक्सेसफुली क्योंकि WRT की वैल्यू 0 हो चुकी होगी। फिर सारे के सारे राइटर यहां वेट WRT में फंसे रहेंगे। इतना समझ में आ गया है ना? इतनी क्लैरिटी आ गई। अब नेक्स्ट है रीडर की प्रोसेस। देखो, रीडर की प्रोसेस में एक बात हमें समझनी है कि रीडर की प्रोसेस में रीडिंग करने के पहले रीडर को भी WRT पे लॉक लेना पड़ेगा। क्यों सर? रीडर को WRT पे वेट क्यों चलाना पड़ेगा? इसलिए बॉस, क्योंकि अगर रीडर भी आता है और फाइल रीड करने जाता है, देखो फाइल रीड करने गया रीडर, तो क्या फिर कोई दूसरा राइटर बाद में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। सर ये सब सीमाफोर से ही होंगे? हाँ जी, सीमाफोर ही तो है। तो अगर रीडर भी आता है तो जो रीडर आएगा उस रीडर को WRT पे लॉक लेके या WRT पे वेट फंक्शन चला के राइटर प्रोसेस को ब्लॉक करना पड़ेगा। पर अगर मान लो कोई राइटर ऑलरेडी है
और उसने WRT पे लॉक ले रखा है, तो रीडर WRT पे वेट या लॉक नहीं कर पाएगा, नहीं चला पाएगा, नहीं तो रीडर फंसा रह जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? देखो, लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि अगर कोई रीडर प्रोसेस आई तो रीडर प्रोसेस को भी WRT पे ही एक बार का वेट फंक्शन चलाना पड़ेगा। क्यों चलाना पड़ेगा? क्योंकि जब रीडर आएगा तो बाकी के राइटर को ब्लॉक करना पड़ेगा ना, बाकी के राइटर को रोकना पड़ेगा, ओ राइटर बाहर, हम रीडिंग कर रहे हैं, यहां मत आइयो, हम आने नहीं देंगे। पर कैसे? इसके लिए रीडर भी क्या करेगा, शुरुआत में जब आएगा तब राइटर को रोकने के लिए इस WRT पे वेट फंक्शन चलाने की कोशिश करेगा। अगर सक्सेसफुली चल गया वेट फंक्शन WRT पे, मतलब इसके पहले कोई राइटर नहीं था, कोई राइटर नहीं आया, इसलिए WRT पे वेट फंक्शन चल जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे WRT 1 रहा होगा, राइटर नहीं आया है। तो अगर चल गया, सक्सेसफुली चल गया, तो इसका मतलब है कि फिर राइटर्स जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ पाएंगे सर? क्योंकि WRT पे वेट नहीं चला पाएंगे वो राइटर प्रोसेस कोई भी सक्सेसफुली, तो आगे जाके राइटिंग नहीं कर पाएंगे। सारे राइटर को हमने रोक दिया, जी हाँ रोक दिया। जितना मैं समझा रहा हूं उतना ही समझिए, बस जितना मैं समझा रहा हूं उतना ही समझिए। तो मैंने क्या कहा, रीडर प्रोसेस जब आएगी तो सबसे पहले क्या कोशिश करेगी, WRT पे वेट चलाने की, ताकि राइटर्स जो हैं वो ब्लॉक हो पाए। आ गई बात समझ में? अगर मान लो कोई राइटर ऑलरेडी था तो फिर रीडर आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो WRT पे वेट फंक्शन सक्सेसफुल नहीं चल पाएगा और वो रीडर फंसी की फंसी रह जाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो अल्टीमेटली रीडर प्रोसेस में भी मुझे WRT वेट चलाना पड़ेगा, जी हां। बट क्या सर हर एक प्रोसेस जो रीडर आएगी वो हर एक प्रोसेस WRT पे लॉक चलाएगी? नहीं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो पहली रीडर आएगी बस वही WRT पे लॉक करेगी, दैट्स इट। जो पहली रीडर आएगी तो वो क्या करेगी, क्या करेगी, किस पे लॉक करेगी या वेट चलाएगी? WRT पे, ताकि बाकी के राइटर्स ब्लॉक हो पाए। बाकी की रीडर जो प्रोसेसेस आएंगी उनको WRT लॉक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब पहली रीडर आई तो उसने राइटर्स को लॉक कर दिया, बाकी की रीडर फिर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, क्योंकि पहली रीडर प्रोसेस ने ऑलरेडी लॉक कर दिया है ना, राइटर्स को ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है ना? तो हम यहां पे जो कोड लिखेंगे, इस कोड में भी सेम टाइप का कंसेप्ट होगा कि वेट WRT रीडर प्रोसेस में सिर्फ एक बार चलेगा, और वो भी सिर्फ पहली पहली बार जब कोई रीडर आएगा तब। ठीक है, चलिए, तो रीडर प्रोसेस का हमने सबसे पहले कोड लिखा, और उस कोड में हमने सबसे पहले लिखा कि रीडर प्रोसेस आई, अगर रीडर प्रोसेस आई है तो रीड काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? एक्टिव रीडर आ गया ना, एक्टिव रीडर आ गया। रीड काउंट एक ऐसा इंटीजर है जो ये देखता है कि कितनी रीडर प्रोसेसेस हैं। तो मान लो शुरुआत में रीड काउंट जो है 0 था, पहला रीडर प्रोसेस ने जैसे ही एग्जीक्यूशन शुरू किया तो रीड काउंट बढ़ गया, 1 हो गया। अब जैसे ही रीड काउंट 1 हुआ है, इसका मतलब ये पहला रीडर है, तो यहां पे हम लिखेंगे कोड, इफ रीड काउंट की वैल्यू 1 है, मतलब ये पहला पहला रीडर है, तो इस केस में आप एक काम कीजिए, WRT पे लॉक करा दीजिए वेट चला के। तो रीडर प्रोसेस क्या करेगी, रीड काउंट प्लस प्लस करेगी, और रीड काउंट को चेक करेगी कि क्या पहली प्रोसेस है ये, हाँ जी, रीड काउंट प्लस प्लस होके ये पहली प्रोसेस है, रीड काउंट की वैल्यू 1 है, तो ये प्रोसेस जो है वेट WRT चला लेगी। पहले जितना मैंने एक्सप्लेन किया सिर्फ उतना समझो, पूरा कोड समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन पूछिएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई?
अंकुश ये कोई खाली फाइल नहीं है कि पहले उसमें लिखेंगे फिर रीड करेंगे। ये फाइल है ऑलरेडी, उसमें बहुत कुछ कंटेंट है। तो जो प्रोसेस पहले आएगी, जिसने WRT पे पहले लॉक लिया या वेट चलाया, वो आगे बढ़ गई। रीडर आई तो रीडर, राइटर आई तो राइटर, काम खत्म। मुझे उसमें कोई प्रायोरिटी वाली बात नहीं है। ठीक है। अब ऐसा है कि रीड काउंट जब पहली बार 1 होगा, मतलब जब पहली प्रोसेस रीडर वाली आई होगी, तो रीड काउंट 1 करेगी और उसी प्रोसेस के लिए हम वेट WRT चलाएंगे। दैट्स इट। इतनी बात समझ में आई? हाँ जी। अब बताओ कि क्या एक से ज्यादा रीडर प्रोसेस हो सकती है? क्या एक से ज्यादा रीडर प्रोसेस हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है। एक से ज्यादा रीडर प्रोसेस हो सकती है, यस। एक से ज्यादा रीडर प्रोसेस इस शेयर्ड वेरिएबल रीड काउंट को एक्सेस करेगी। एक से ज्यादा रीडर प्रोसेस ये रीड काउंट वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करेगी। हां, देखो, अगर वेरिएबल सीमाफोर टाइप का है तो उसमें चेंजेस वेट के थ्रू या सिग्नल के थ्रू होते हैं और वो भी एटॉमिक होते हैं। तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं हमें कि उन वेरिएबल को हम प्रोटेक्ट करें या उन पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगाएं एटसेट्रा, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि वो एटॉमिकली या तो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे और पूरा काम होगा, बीच में कहीं पे एक्सेस रुकेगा नहीं। बट अगर कोई नॉर्मल वेरिएबल है तो उसको तो आप बीच में रोक सकते हो। मतलब नॉर्मल वेरिएबल को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? इस रीड काउंट का एक्सेस जो हमने यहां तक इतना किया है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये म्यूटेक्स नाम के वेरिएबल को यूज करेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगाने के लिए। तो ये जो हमने रीडर प्रोसेस में इतना काम किया है, इसको हम वेट और सिग्नल म्यूटेक्स के बीच में लिखेंगे, ताकि सिर्फ और सिर्फ कोई एक रीडर प्रोसेस ही इस रीड काउंट को प्लस प्लस करके चेक करके और ये सब काम कर पाए। तो इतना पूरा कोड मैंने वेट और सिग्नल म्यूटेक्स के बीच में लिखा ताकि रीड काउंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। नॉर्मल वेरिएबल है रीड काउंट, इंटीजर टाइप का। अब ये शेयर्ड है सारे रीडर्स के बीच में, तो उसकी वजह से मुझे इसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करने के लिए म्यूटेक्स को के बीच में लिखना पड़ा। हो गया। चलिए, अब इतना मुझे समझ में आया कि अगर पहली प्रोसेस आती है रीड काउंट प्लस प्लस करेगी, रीड काउंट अगर 1 है तो पहली प्रोसेस वेट WRT करेगी। हो गया। जब ये पूरा कोड चल जाएगा तब रीडर रीड करना चालू कर देगा। लिखा था परफॉर्म्स राइटिंग, यहां भी लिख देता हूं सेम चीज। रीडर क्या करेगा? परफॉर्म करेगा राइटिंग। अब मान लो रीडर प्रोसेस बाहर जाना चाहती है रीडिंग खत्म करके। तो रीडर प्रोसेस अगर बाहर जाना चाहती है तो एक्टिव प्रोसेस रीडर की कम होगी। अगर ये वाला रीडर जाएगा बाहर तो रीडर का रीड काउंट कम हो जाएगा, एक प्रोसेस कम हो गई, है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे रीड काउंट माइनस माइनस। रीड काउंट माइनस माइनस क्यों लिखा सर? या रीडर बाहर जा रही है, एक्टिव रीडर प्रोसेस कम हो जाएगी। एक प्रोसेस अगर बाहर जाएगी रीडर, तो रीडर का काउंट कम होगा ना, एक तो कर दिया कम। पर सर जी, अगर ये रीडर प्रोसेस आखिरी वाली प्रोसेस रही कि ये रीडर एक एक करके सारे चले गए, जितने भी एक्टिव रीडर थे, एक से ज्यादा रीडर हो सकते थे जो रीड कर रहे थे, जी हां, और सब एक एक करके बाहर चले गए, तो सबसे आखिरी वाला जो रीडर आएगा वो क्या करेगा? सबसे आखिरी वाला रीडर जो है वो WRT को लॉक को छोड़ के जाएगा, मतलब सिग्नल करा के जाएगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? रीड काउंट माइनस माइनस किया और चेक करेंगे कि अगर ये प्रोसेस वो है जो सबसे आखिरी रीडर है, तो अगर रीड काउंट की वैल्यू 0 हो गई कि मेरे जाने के बाद कोई रीडर बचा ही नहीं एक्टिव, ठीक है, तो मैं खुद क्या करूंगा? WRT को सिग्नल करके जाऊंगा, ताकि अगर कोई बाहर से राइटर आना चाहे तो वो आगे बढ़ सकता है। एंड सिमिलरली जो ऊपर किया था वो यहां भी करना पड़ेगा। फिर से दोबारा से रीड काउंट का एक्सेस आया रे बाबा,
अगर फिर से दोबारा से रीड काउंट का एक्सेस आया तो हमें इसको वेट और सिग्नल म्यूटेक्स के बीच में लिखना पड़ेगा। अब देखो, मैं आपको दोबारा से ये लॉजिक नहीं समझाऊंगा कि ये वेट और सिग्नल यहां क्यों लिखे हैं। आपको समझ आना चाहिए अब कि रीड काउंट एक ऐसा वेरिएबल है जो शेयर्ड है बिटवीन मल्टीपल रीडर्स। तो इसको कोई एक ही रीडर एट ए टाइम रीड कर पाए, एक्सेस कर पाए, प्लस प्लस और इक्वल टू का कंडीशन चेक कर पाए, माइनस माइनस इक्वल टू का कंडीशन एट ए टाइम कोई एक ही रीडर एक्सेस कर पाए, इसलिए हमने क्या किया, इसको वेट और सिग्नल के बीच में रखा म्यूटेक्स के, ताकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक ही रीडर इतना या इतना कोड एक्सेस करे एट ए टाइम। ये तो समझ में आ गई बात। मुझे लगता है इतना तो समझ में आया है। बाकी का कोड मैं चला के बताऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, ड्राई रन के बिना दिमाग में नहीं घुसेगा, क्योंकि आप पहले से अरे समझ में ही नहीं आया सर, एक ही बार में ए समझ में नहीं आया, कोशिश तो करेंगे ही नहीं समझने की। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैंने पहले नहीं बताई है तो मैं बताता हूं आप लोगों को, कि जब आप आईआईएससी, आईआईटी या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एमटेक करने जाओगे ना, तो वहां पे आप लोगों को जब क्लास में लेक्चर डिलीवर होगा ना, तो लेक्चर में आपको बताया जाएगा देखो ऐसा है, ये रिसर्च होता है, इसकी वजह से ये ऐसा आउटपुट आएगा, यहां स्टेप ऐसी है, और यहां से अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा डायरेक्टली। अब इसके बीच में आपको कम से कम 50 स्टेप होंगे, उन 50 स्टेप में आपको दसों ऐसे अलग अलग कंसेप्ट होंगे जो आपको लगाने पड़ेंगे, ये आप खुद से एक्सप्लोर करोगे, क्लास में नहीं बताएंगे। और मजाल है आपकी कि वहां उन टीचर से आपने पूछ लिया, सर ये कैसे आया एक बार एक्सप्लेन कर दो, सीधा घर छोड़ के आएंगे आपको बराबरी से कैब बुक करा के, और आराम से आपके साइड में बैठ के कि चल बेटा घर छोड़ के आएंगे आपको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घर घर चलेंगे, चलो बेटा मुन्ना घर चलेंगे, लिटरली। तो आप वहां पूछ भी नहीं पाओगे कि ये कैसे आया। अब इसको लाने के लिए और समझने के लिए आप क्या करोगे, बुक्स पढ़ोगे, रिसर्च पेपर पढ़ोगे। कितना टाइम लगेगा, 2 से 3 घंटे का, सिर्फ एक छोटा सा प्रूफ समझने के लिए, सेल्फ स्टडी में। और ये कौन करके देगा, खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि वहां हाथ में कोई नहीं लाके देगा। अब इतनी कैपेबिलिटी अगर बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, एक पहले तो नो गिव अप एटीट्यूड लाना पड़ेगा कि कुछ समझ नहीं आया है तो उस पर टाइम स्पेंड करेंगे पर समझेंगे जरूर। दूसरा, अपनी मेंटल एबिलिटी को उस लेवल पे ले जाने के लिए नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, जितना याद रख सकते हो, जितनी चीजें पढ़ सकते हो उतना, क्योंकि कब कहां कैसे यूज हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और तीसरा, उस लायक बनने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस एक जगह लर्निंग पे रखना पड़ेगा, फालतू की चीजें साइड लाइन करके। तब जाके हम आईआईटी में घुसने लायक बनेंगे, तब जाके फिर वहां की लर्निंग जो है हमारे हिस्से आएगी और हम उस लर्निंग को करने के कैपेबल हो पाएंगे। ठीक है, यहां तो मैं हूं, आपको बराबर हाथ हाथ से खाना खिलाऊंगा, नहीं वो सीधे हाथ से खिलाऊंगा भाई, वरना ऑफेंड हो जाओगे, सर उल्टे हाथ से कैसे खाना खिला दिया आपने। खिलाएंगे, बिल्कुल आराम से खिलाएंगे, बट एक चीज जो है बहुत बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि वहां जाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है बॉस, कमी नहीं आनी चाहिए। चलो, सबसे पहले केस देखते हैं नंबर 1। केस नंबर 1 है कि एक राइटर आता है, उसके बाद एक रीडर आता है, एंड अनदर रीडर कम्स, दूसरा रीडर भी आता है। ठीक है, तो एक राइटर आता है, दो रीडर आते हैं और एक और राइटर भी आ जाता है। क्या होगा, सिर्फ इतना इतना मैं बताऊंगा अभी, इतना इतना मैं बताऊंगा। अच्छा,
ये वाला कोड आप दिमाग में रख लो कि है क्या, अगर राइटर आएगा वेट WRT चलाएगा, राइटिंग परफॉर्म करके बाहर जाके और सॉरी सिग्नल करेगा, है ना। चलिए अभी समझने की कोशिश करिए। WRT वेरिएबल है हमारे पास एक, म्यूटेक्स वेरिएबल है एक, और एक रीड काउंट है नॉर्मल वेरिएबल। दो ऊपर के सीमाफोर हैं, ये नॉर्मल है, दोनों की वैल्यू ये की 1 1 है, रीड काउंट शुरुआत में 0 है। कोड चलाते हैं एक एक करके, समझो जरा। एक राइटर आता है और राइट करना शुरू करता है। क्या अगर कोई रीडर और कोई राइटर नहीं है, पहली बार सिर्फ पहला राइटर आया, तो क्या इसको राइटिंग अलाउ होगी, यस और नो? इसको राइटिंग अलाउ होगी, हाँ जी, पहली बार में जो आएगा उसको अलाउ करेंगे। तो राइटर अगर आता है, WRT वेट चलाया, वेट WRT जैसे ही चलाया, ये हो गया 0, आ गया 0। अब राइटिंग परफॉर्म हो रही है, जी हां हो रही है, डन। ठीक है, अब क्या, अब जब राइटिंग परफॉर्म हो रही है तब रीडर आया एक, तो मैं इस केस पे आ गया। रीडर एक राइटर राइटिंग कर रहा है, ठीक है कर रहा था, ठीक है, फिर एक रीडर भी आया, रीडर ने ये कोड चलाना है ये वाला। देखो अगर एक राइटर ऑलरेडी है तो उसके साथ कोई भी एक भी रीडर आप अलाउ करोगे? नहीं सर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो देखो कैसे नहीं होगा, समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहां पे, यहां लिखा हुआ है कि रीडर आता है, रीडर ये कोड चलाएगा, पहले वेट म्यूटेक्स किया, म्यूटेक्स आ गया 0, रीड काउंट किया प्लस प्लस, पहला रीडर है तो प्लस प्लस 1 काउंट हो गया, ठीक है। फिर रीड काउंट इक्वस टू 1, यस सर रीड काउंट इक्वस टू 1 है, ट्रू, यस ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वेट WRT चलाएगा। क्या वेट WRT सक्सेसफुल होगा? वेट WRT सक्सेसफुल होगा। रीडर जो ये वाला है, ये वेट WRT सक्सेसफुल चला पाएगा? WRT की वैल्यू 0 है, 0 WRT अगर सीमाफोर है तो 0 वैल्यू पर वेट सक्सेसफुल नहीं चल सकता, नहीं चलेगा। तो क्या मैं कह दूं पहला वाला रीडर जो है वो स्टक हो गया? ऐसा लिखना चाहिए, स्टक एट वेट WRT। तो ये WRT वेट पे स्टक हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो पहला वाला रीडर जो है यहां फंसा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। हम चाहते भी यही थे कि अगर कोई राइटर आ गया है, एक बार राइटिंग कर रहा है, तो वो दूसरे सारे रीडर को आगे नहीं बढ़ने देगा। पहला राइटर आया, वो राइटर जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया, सॉरी रीडर जो है आगे नहीं बढ़ पाया, पहला रीडर आया वो भी आगे नहीं बढ़ पाया, क्यों? क्योंकि राइटिंग ऑलरेडी चल रही है इसलिए। अब अब क्या, नेक्स्ट वाला रीडर आएगा, सेकंड वाला रीडर आया, दूसरा रीडर, ये पहला रीडर कहां फंसा हुआ, यहां पे। एक और रीडर आता है, अब एक और जो रीडर आया वो रीडर क्या करेगा, वो वेट म्यूटेक्स चलाएगा सबसे पहले। शुरुआत से दूसरा रीडर आया ना, रीडर नंबर 1 आया यहां पे, ये रीडर नंबर 2 आया यहां पे, राइटर नंबर 1 यहाँ पे आया, राइटर नंबर 2 यहां आएगा बाद में। अभी रीडर नंबर 2 आया, रीडर नंबर 2 वेट म्यूटेक्स चला पाएगा? नहीं, क्यों? म्यूटेक्स तो 0 है, तो रीडर नंबर 2 कहां फंसा रह जाएगा, यहां फंसा रह जाएगा। स्टक एट वेट म्यूटेक्स। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जितने भी रीडर अब बाद में आएंगे, कोई भी आएगा, वो सारे के सारे रीडर यहां पे फंसे हुए रहेंगे। क्यों फंसे हैं पता है? क्योंकि म्यूटेक्स पे पहला वाला रीडर जो है वो वेट चला के और यहां फंसा हुआ है, इसलिए तो सारे रीडर यहां अटक गए। मतलब कि हमारा कोड अभी तक तो बढ़िया चल रहा है कि अगर एक राइटर आया तो एक भी रीडर आगे नहीं बढ़ पाएगा, कोई भी रीडर आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। अब अगर राइटर आता है तो क्या करेगा? अगर राइटर आता है तो वो WRT वेट चलाएगा, ये वाला। अगेन कोई भी राइटर के लिए वेट WRT अभी तक तो नहीं चल पाएगा, क्यों? क्योंकि दूसरा राइटर फंस है ना यहाँ पे,
एक ऑलरेडी राइटर राइट कर रहा है, इसने WRT को 0 किया है, तो यहां पे अगर वो राइटिंग कर रहा है तो जब तक वो सिग्नल नहीं करेगा दूसरे राइटर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे अगर राइटर आता है तो वो भी स्टक हो जाएगा। कहां पे? वेट WRT में। हो गया स्टक। तो एक केस मुझे लगता है आपको ये समझ में आया कि अगर कोई राइटर पहले आके राइटिंग करने लगता है तो कितने भी रीडर आ जाएं वो सारे रीडर कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे। पहला रीडर यहां पे, बाकी के सारे रीडर यहां फंसे रहेंगे। राइटर आए वो सारे के सारे राइटर यहां फंसे रहेंगे, आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, केस नंबर 1 समझ में आ गया। ठीक है, अब अगली बार केस नंबर 2। केस नंबर 2 हम मानते हैं सबसे पहले एक रीडर आता है एंड वो रीड करना चालू कर देता है। फिर एक राइटर भी आता है। फिर एक और रीडर आता है। फिर एक और रीडर आता है। 3 रीडर आ गए। फिर जो रीडर नंबर 1 था, 2 था, 3 था, ये तीनों के तीनों रीडर एक एक करके चले जाते हैं। ठीक है, तो जरूरी है क्या कि सबसे पहले अगर रीडर नंबर 1 आया था तो वही सबसे पहले एग्जिट होगा? कोई प्रोसेस अगर रीडर नंबर 1 या प्रोसेस नंबर 1 आती है पहले, अराइव होती है, तो क्या जरूरी कि वो एग्जिट पहले करेगी? नहीं, किसी भी सीक्वेंस में जा सकते हैं। किसी भी सीक्वेंस में जा सकते हैं ना बाहर, किसी भी सीक्वेंस में जा सकते हैं, है ना? कोई भी कभी भी जा सकता है। तो हम यहां पे बोलेंगे कि रीडर नंबर 2 पहले एग्जिट लेता है, फिर रीडर नंबर 1 एग्जिट करता है, और फिर रीडर नंबर 3 एग्जिट करता है। ये वाला केस हमने लिया। चलो एक एक करके इनको समझते हैं। तो हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। WRT की वैल्यू अभी 1 है, म्यूटेक्स की वैल्यू अभी 1 है, और रीड काउंट हमारे पास अभी 0 है क्योंकि एक भी रीडर हमारे पास अभी आया नहीं है इनिशियली। ठीक है, अब सबसे पहले रीडर आता है नंबर 1 और रीड करने की कोशिश करता है। अगर कोई पहला रीडर आता है तो रीडर का कोड चलाएगा। रीडर का कोड चलाएगा, पहले म्यूटेक्स पे वेट लिया, 0 किया, रीड काउंट प्लस प्लस किया, हो गया। क्या रीड काउंट की वैल्यू 1 है? जी हां 1 है, पहला रीडर आया है। अगर ये पहला रीडर आया है तो इसको WRT लॉक करना पड़ेगा। तो ये WRT पे वेट चलाएगा, 0 कर दिया। 0 करने के बाद सिग्नल म्यूटेक्स करेगा, म्यूटेक्स पे सिग्नल किया, 1 कर दिया, और रीडिंग में चले गया। रीडिंग में चले गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रीड कर रहा है। जब पहला रीडर रीड कर रहा है तब हम दूसरे राइटर को लेके आते हैं। एक राइटर भी आ गए साहब। पहले अगर रीडर ऑलरेडी आ चुका है, राइटर वेट WRT चलाएगा। वेट WRT नहीं चल सकता सर, WRT की वैल्यू अब 0 हो गई है। तो यहां पे हम डायरेक्टली लिख देंगे कि ये स्टक हो जाएगा। राइटर जो है वो रुकेगा, कहां फंसा हुआ रहेगा? एट वेट WRT पे फंसा हुआ रहेगा। ये राइटर राइट तो कर नहीं सकता, नहीं, रुका रहेगा, जी हां। चलिए अब दूसरा रीडर आता है। क्या दूसरा रीडर अंदर जा सकता है? क्या दूसरा रीडर अंदर जा सकता है? जी हां, कोई तकलीफ ही नहीं है। अगर सिर्फ रीडर ही रीड कर रहा है तो अगला, दूसरा, तीसरा, चौथा जितने रीडर आएंगे सबको अलाउ करेंगे। चलो देखते हैं कैसे जाएगा। अब अगर रीडर आया, रीडर ने सबसे पहले वेट म्यूटेक्स चलाया, म्यूटेक्स को किया 0, रीड काउंट प्लस प्लस किया 2, क्योंकि ये सेकंड रीडर है। क्या रीड काउंट 1 है? नहीं। रीड काउंट अगर 1 नहीं है इसका मतलब ये जो रीडर आया है वो फॉलोइंग रीडर है, सबसे पहला वाला रीडर नहीं है। तो फॉलोइंग रीडर है मतलब क्या? उसको फिर अब WRT पे लॉक लेने की जरूरत नहीं है। कंडीशन फॉल्स हो गई, आप इसके अंदर नहीं घुसेंगे, सिग्नल म्यूटेक्स चलाएंगे बस 1।
और ये रीडर भी रीडिंग करने चले जाएगा। तो अगर रीडर नंबर 2 आया, ये रीड करना चालू कर देगा। फिर उसके बाद रीडर नंबर 3 भी आया। रीडर नंबर 3 आया, वो भी पहले वेट म्यूटेक्स चलाएगा, 0 करेगा, रीड काउंट प्लस प्लस करेगा, 3 कर दिया। क्या रीड काउंट 1 है? नहीं, मतलब ये जो रीडर आया वो पहला वाला रीडर तो नहीं है। जो पहले आया था उसने WRT ऑलरेडी वेट चला दिया, मेरे को चलाने की जरूरत नहीं। वो पहले ही सारे राइटर को ब्लॉक करके बैठा हुआ है, मुझे फिर टेंशन नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स, वेट नहीं चलेगा, सीधा सिग्नल म्यूटेक्स 1 खत्म। तीसरा रीडर भी रीड करना चालू करेगा। ठीक है, अब एक्टिवली 3 रीडर है हमारे पास। ठीक है, 3 रीडर है, इसलिए रीड काउंट की वैल्यू 3 है। अब तीनों रीडर में से कोई भी एक रीडर बाहर जाए, हमें उससे मतलब नहीं है नंबर 1 है कि नंबर 2 है कि नंबर 3 है। कोई भी प्रोसेस अगर रीडर वाली बाहर जाएगी तो एक्टिव रीडर 2 बचेंगे बस। मुझे सीक्वेंस से मतलब नहीं है यहां कि कौन सा रीडर पहले बाहर जाएगा। जो भी रीडर सबसे पहले बाहर जाएगा वो रीड काउंट माइनस माइनस करके जाएगा, बस इतना करना है। सर प्रियम्पशन नहीं होता है? बेटा अगर प्रियम्पशन नहीं होता तो जब रीडिंग चल रही थी एक प्रोसेस की, तब दूसरी प्रोसेस सीपीयू पे चल के या सीपीयू पे रन होके रीडिंग कैसे करता? अगर प्रियम्पशन नहीं होता प्रोसेस का, तो एक प्रोसेस जब रीडिंग में है उसी टाइम पर सीपीयू में राइटर प्रोसेस कैसे रन हो पाती? नहीं रन हो पाती ना। तो जब मैं कह रहा हूं कि रीडर यहां पे रीड कर रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए प्रीएम्प्ट करके सीपीयू पे राइटर प्रोसेस चलाई, पर राइटर प्रोसेस आगे बढ़ नहीं पाई, राइटिंग नहीं कर पाई, क्योंकि वो वेट WRT में फंसी रहेगी। फिर उसको प्रीएम्प्ट करके हमने रीडर नंबर 2 चलाया, उसने इतना चलाया, रीड करने गया, रीडिंग करते करते उस प्रोसेस को भी प्रीएम्प्ट किया गया, तब जाके रीडर नंबर 3 प्रोसेस को सीपीयू मिला और वो चली। रीडर नंबर 3 चली, रीडर नंबर 3 ने भी ये किया, रीड करना चालू कर दिया। डिड वी यूज राउंड रॉबिन और अदर एल्गोरिदम फॉर रीडिंग? ऐसा कुछ भी एल्गोरिदम का कोई सीन नहीं है। किसी भी सीक्वेंस में रन कराओ, कोई मतलब नहीं। किसी भी सीक्वेंस में प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा, जब भी मिलेगा वो रीड राइट करने की कोशिश करेगी, दैट्स इट। इतना समझना है। अब समझो यहां पे, समझो यहां पे रीडर नंबर 2 बाहर जाता है। रीडर नंबर 2 ये जो आया था ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या करेगा, यहां से इसका आगे का कोड चलाएगा, वेट म्यूटेक्स चलाएगा, म्यूटेक्स फ्री था, वेट चलाया, 0 हुआ, रीड काउंट माइनस माइनस किया, रीड काउंट अब आ गया 2। क्या ये प्रोसेस जो है सबसे आखिरी प्रोसेस है? नहीं, और भी एक्टिव रीडर अभी बचे हुए हैं, ग्रेटर देन 0 है रीड काउंट, अभी भी 2 है, मतलब ये जो रीडर बाहर गया इसके बाद अभी भी और रीडर बचे हुए हैं, रीड काउंट 0 नहीं हुआ है। तो अगर रीड काउंट 0 नहीं हुआ है तो कंडीशन अभी भी ये वाली ट्रू नहीं है, सिग्नल नहीं चलेगा, सिर्फ सिग्नल म्यूटेक्स चलेगा। सिग्नल म्यूटेक्स चला, म्यूटेक्स को इसने छोड़ा और ये रीडर बाहर गया, खत्म, बाहर आ गया। ठीक है, फिर रीडर 1 एग्जिट होने की कोशिश करेगा। रीडर 1 एग्जिट होने की कोशिश करेगा, वो रीडिंग कर रहा था, पहले वेट म्यूटेक्स चलाया, 0, फिर चेक किया, रीड माइनस माइनस, रीड काउंट माइनस माइनस करके 1। क्या रीड काउंट 0 हुआ है? नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो इसके अंदर नहीं घुसेंगे, रीड सिग्नल म्यूटेक्स कर दो, सिग्नल म्यूटेक्स म्यूटेक्स 1। ठीक है, फिर खत्म, रीडर बाहर चले गया, चले गया। अब लास्ट वाला रीडर बाहर जाने की कोशिश करेगा। लास्ट वाला रीडर है, क्यों? क्योंकि देखो रीड काउंट 1 ही बचा है, अब एक ही रीडर एक्टिव है जो रीडिंग कर रहा है। ठीक है, ये रीडर बाहर आएगा, पहले म्यूटेक्स पे वेट चलाएगा, म्यूटेक्स पे वेट चलाया, 0 आया म्यूटेक्स, रीड काउंट माइनस माइनस, रीड काउंट आ गया 0। इसके जाने के बाद अब कोई भी रीडर बचेगा नहीं। ठीक है, तो अगर रीड काउंट की वैल्यू 0 हो गई, मतलब ये रीडर प्रोसेस को समझ में आया कि भैया मैं आखिरी वाला हूं रीडर, मैं सबसे आखिरी रीडर हूं, तो ये रीड काउंट अगर 0 हो गया तो ये WRT को सिग्नल कर देगा। WRT को सिग्नल कर देगा मतलब राइटर्स को अनब्लॉक कर दिया। अगर कोई राइटर आगे जाए आए या और कोई रीडर आए तो उसको ये WRT लॉक करने मिल जाए या वेट चलाने मिल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद ये रन करने के बाद सिग्नल म्यूटेक्स करेंगे, म्यूटेक्स छोड़ के इसने 1 कर दिया और
खत्म। रीडर बाहर, जी हाँ राइटर बाहर। अब अगर राइटर प्रोसेस जो यहां स्टक थी वो अब जाना चाहती है तो वेट WRT उसके लिए फ्री हो जाएगा। वेदांत ने क्वेश्चन पूछा कि सर हम रीड काउंट के लिए नॉर्मल वेरिएबल क्यों नहीं यूज करते, या सीमाफोर काउंटिंग वाला क्यों नहीं यूज करते। इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि काउंटिंग सीमाफोर को आप ऐसे कंडीशन में नहीं लिख पाओगे। आप लिख पाओगे क्या? क्या आप काउंटिंग सीमाफोर को डायरेक्टली एक्सेस करके ऐसी कंडीशन लिख सकते हो? नहीं। आप प्लस प्लस माइनस माइनस का ही काम होता तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट सिग्नल चला देते। बट यहां पे हमें रीड काउंट वेरिएबल को कंपेयर करना है, 0 है कि 1 है। वो कंपैरिजन किसी सीमा फोर में तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने जनरल वेरिएबल लिया। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर आपने यहां पे सिग्नल क्यों कर दिया, वापस से वेट सिग्नल ऐसे क्यों लिखा, ये हटा देते, एक ही वेट और एक ही सिग्नल होता तो क्या होता। उस केस में ना बाबू, अगर एक रीडर यहां रीड कर रहा होता तो वेट म्यूटेक्स चलाने के बाद में सिग्नल नहीं चलता, तो एट ए टाइम सिर्फ एक ही रीडर अलाउ हो पाता, एक से ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर दूसरा रीडर आता तो दूसरा रीडर यहीं फंसा रह जाता, उसको म्यूटेक्स पे लॉक नहीं मिलता। म्यूटेक्स पे लॉक लगाने के लिए कि दूसरा रीडर एंटर कर पाए, हमें यहां सिग्नल करना पड़ेगा। दो रीडर प्रोसेस साथ में भी अराइव होंगी बेटा, सीपीयू पे तो एट ए टाइम एक ही चलेगी ना, कोई भी जो भी एक चलेगी वो ये वेट म्यूटेक्स जो भी पहले चला देगा वो रीड काउंट प्लस प्लस कर देगी, बस। सर रीडिंग में परफॉर्म राइटिंग क्यों लिखा है? खुश, 1 मार्क मिल गया गेट में तुमको गलती निकालने का। अब ये कोड जो है ना बाबू लोग, तुमको ये कोड जो है याद रखना पड़ेगा। सर एक बार म्यूटेक्स बता दीजिए रीडर 3 का। रीडर 3 का म्यूटेक्स, ओ भाई साहब म्यूटेक्स सिर्फ और सिर्फ रीड काउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया गया है। चाहे वो रीडर 1 हो कि 2 हो कि 3 हो, कोई भी रीडर आएगा तो रीडर रीड काउंट को एक्सेस करने के पहले वेट म्यूटेक्स चलाएगा, एक्सेस करने के बाद सिग्नल म्यूटेक्स चलाएगा, बस। तो रीडर 3 भी आया यहां पे, तो रीडर 3 जब आया था म्यूटेक्स की वैल्यू 1 थी, 0 करके वेट चला के 0 करके रीड काउंट प्लस प्लस किया, इक्वल 1 नहीं था, सिग्नल म्यूटेक्स करके अंदर चले गया, बस। एग्जाम में सेम कोड नहीं आएगा, एग्जाम में इस कोड का लॉजिक पूछेंगे कि मान लो अगर ये दो स्टेटमेंट हटा दिए हमने और यहां वेट और यहां सिग्नल लगाया तो क्या होगा। मान लो अगर हमने यहां पे ये नहीं किया होता, अगर हमने यहां पे ये वेट म्यूटेक्स और सिग्नल म्यूटेक्स नहीं लगाए होते तो खाली इस पर्टिकुलर कोड को ही रन किया होता तो क्या होता। और तीसरा क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा कि 1 2 3 4 स्टेटमेंट, ये 5 और ये 6, ये सिग्नल और वेट वाले जितने भी स्टेटमेंट है उनमें से 3 4 स्टेटमेंट मिसिंग दे दिए। अब बताओ कि यहां क्या क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक करके। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कहां क्या है और क्यों है, बस। क्या होता बता दीजिए, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले तो बताया था कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट हटा दें, यहाँ पे अकेला वेट है और यहाँ अकेला सिग्नल है, बीच में वेट और सिग्नल नहीं लगाए ये वाले, तो उसकी वजह से होगा क्या कि पहला रीडर भी आएगा यहाँ पे, वेट म्यूटेक्स चला के ये सब चला के और रीडिंग करने गया तो म्यूटेक्स 0 रहेगा, सिग्नल नहीं हुआ इसलिए, तो दूसरा रीडर एंटर नहीं कर पाएगा। ये दो स्टेटमेंट हटा दिए तो एट ए टाइम सिर्फ एक ही रीडर अलाउ हो पाएगा, एक से ज्यादा नहीं।
बट हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऐसा है कि मल्टीपल रीडर को हमें अलाउ करना है, इसलिए ये सिग्नल करके और अलग से वेट यहां लगाया गया है। देखो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, रटना तो पढ़ेगा। कुछ भी हो, कहीं ना कहीं कोर्सेस में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेंगी। बट उस रटने के लिए अगर उसके पीछे का लॉजिक समझ में आएगा ना, तो कोड आप खुद से बना सकते हो वहां पे बैठ के। आप लॉजिक समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार यहां ये लिखने से गलती हो जाएगी, यहां ये लिखना चाहिए, यहां पे वेट WRT लिखना चाहिए, यहां सिग्नल WRT लिखना चाहिए। ये इफ की कंडीशन आप बैठ के लॉजिकली बना पाओगे खुद से, अगर लॉजिक समझ में आया तो। नहीं तो खत्म। एक बार रीड काउंट 1 होने पे वेट WRT का रीजन, क्योंकि अगर पहली बार रीडर आएगा तो वो दूसरे राइटर को आगे ना बढ़ने दे, इसलिए वेट WRT लगाना पड़ेगा। ये मैंने सबसे पहले रीडर को समझाने के पहले ही चीख चीख के बोला था। अब एक चीज और जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, कि अगर आपने ये 4 स्टेटमेंट नहीं लगाए होते, वेट और सिग्नल म्यूटेक्स नहीं लगाया होता, तो रीड काउंट जो है शेयर्ड वेरिएबल होता और एक से ज्यादा रीडर प्रोसेस उसको एक्सेस कर सकती थी साइमल्टेनियसली। उसकी वजह से आपका रेस कंडीशन वाला प्रॉब्लम यहां पे आ सकता है। क्या आ सकता है? रेस कंडीशन वाला, कि दो प्रोसेसेस को रीड काउंट एक साथ 0 0 मिल गया, या दो प्रोसेसेस को रीड काउंट एक साथ 1 1 मिल गया। दोनों प्रोसेसेस यहां पे सिग्नल WRT या वेट WRT चलाने की कोशिश कर सकती हैं, क्योंकि रीड काउंट को हमने प्रोटेक्ट नहीं किया है। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपने ये म्यूटेक्स के बीच में रीड काउंट नहीं लगाया होता, तो एक से ज्यादा रीडर प्रोसेस रीड काउंट की एक ही वैल्यू रीड करके या एक्सेस करके और रेस कंडीशन वाली प्रॉब्लम अकर हो जाएगी वहां पे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करेंगे अब। बहुत देर हो गई इसमें। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम जो है वो कुछ इंजीनियर्स ही हैं जिनका एक ही काम है, या तो बैठे बैठे कुछ तो भी फालतू सोचते रहते कि काश मेरे को 2 करोड़ रुपए मिल जाते, काश मेरी IIT में जॉब लग जाती, MTech एडमिशन डायरेक्टली मिल जाता, काश मेरी गेट में इतनी रैंक आ जाती, काश मेरे को ऐसे ही घर बैठे कोई लॉटरी खरीद के दे देता है और इतनी सारी लॉटरी लग जाती, काश मैं चांद पे पहुंच जाता, एटसेट्रा एटसेट्रा सारी सोचते हैं या फिर खाते हैं। तो ये कुछ डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए फिलोसोफर्स हैं जिनका दो ही काम है, या तो खाएंगे या सोचेंगे। अगर वो सोच रहे हैं तो सोचते रहेंगे, खाएंगे तो खाते हैं। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जितने फिलोसोफर्स हैं, मान लो 5 हैं, फिलोसोफर नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो जितने भी फिलोसोफर्स हैं, हर दो फिलोसोफर के बीच में एक चॉपस्टिक रखी हुई है, ऐसे फोक या चॉपस्टिक जो भी आप समझते हैं। दो के बीच में एक, सबकी अपनी अपनी प्लेट है जिसमें अपना अपना खाना है, फूड है, बट इन दोनों के बीच में ये वाली जो चॉपस्टिक है वो शेयर्ड है। मतलब अगर इसको खाना है तो ये वाली चॉपस्टिक इसके लिए भी लगेगी और इसके लिए भी लगेगी, दोनों में से कोई एक ही यूज कर पाएगा एट ए टाइम, ऑफ कोर्स। ठीक है। सिमिलरली ये वाली चॉपस्टिक इन दोनों के बीच में शेयर्ड है, ये वाली इन दोनों के बीच में, ये वाली इन दोनों के बीच में, और ये वाली इन दोनों के बीच में। इस तरीके से हमारे पास 5 चॉपस्टिक हैं, 5 ही हमारे पास फिलोसोफर्स हैं। और ये जो फिलोसोफर्स हैं, एक फिलोसोफर जो है, इसको अगर खाना है, इफ दैट फिलोसोफर वांट्स टू ईट, देन इसको इधर और इधर दोनों साइड की चॉपस्टिक्स लेनी पड़ेंगी, दोनों साइड की चॉपस्टिक लेनी पड़ेंगी। दोनों साइड की चॉपस्टिक इसको लेनी पड़ेगी। ठीक है। इसके लिए ये दोनों चाहिए, इसको ये दोनों चाहिए, इसको ये दोनों चाहिए, और इसको ये दोनों चाहिए। ठीक है। इनकी नंबरिंग कर देते हैं। चॉपस्टिक नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो आप देखो यहां पे आसानी से समझ सकते हो कि फिलोसोफर नंबर 0 को चॉपस्टिक 0 और 1 चाहिए,
फिलोसोफर नंबर 1 को चॉपस्टिक 1 और 2 चाहिए खाने के लिए, फिलोसोफर नंबर 2 को 2 एंड 3 चाहिए, फिलोसोफर नंबर 3 को 3 और 4 चाहिए, और फिलोसोफर नंबर 4 को 4 एंड 0 चाहिए। अगर दोनों चॉपस्टिक एक साथ मिलेगी तो ही कोई फिलोसोफर खा सकता है, वरना नहीं। एक मिली तो एक से खा नहीं पाएगा। एक अगर मिली है तो क्या होगा, खा नहीं पाएगा। ठीक है, यह है हमारी डाइनिंग फिलोसोफर की प्रॉब्लम। के फिलोसोफर सीटेड ऑन अ राउंड सर्कुलर टेबल, के इक्वल्स टू 5 है यहां पे। ठीक है, देयर इज वन चॉपस्टिक बिटवीन ईच फिलोसोफर, हर एक फिलोसोफर के बीच में एक एक, दो के बीच में एक चॉपस्टिक रखी हुई है। अ फिलोसोफर मे ईट इफ ही कैन पिक अप द टू चॉपस्टिक एडजेसेंट टू हिम। ये भाई साहब जो है खा पाएंगे अगर ये और ये दोनों चॉपस्टिक एक साथ मिली, है ना। अब देखो, जस्ट फॉर जोक, प्लीज पर्सनली मत लीजिएगा, बट यहां पे ये फिलोसोफर्स को सबको मेल बता रखा है, क्योंकि मेल ही ऐसे हैं जो ये दोनों चॉपस्टिक से अगर ये खा ले तो फिर ये भी इस चॉपस्टिक को यूज कर लेता है। फीमेल में ऐसी क्वालिटी थोड़ी कम ही पाई जाती है। मेल को अरे सब चलता है, एक ही प्लेट से एक ही चम्मच से हम खा लेते हैं, आराम से खाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होती, इसलिए ये एग्जाम्पल में मेल बता रखे हैं। ठीक है, हमको बस खाने को चाहिए सर, दो फ्री में दोगे, अच्छा अच्छा दोगे, हम सब खा लेंगे। चलो, जोक्स अपार्ट, तो यहां पे फिलोसोफर तभी खा पाएगा जब इसकी एडजेसेंट दो चॉपस्टिक इसको मिलेगी, वरना नहीं खा पाएगा। फिर वन चॉपस्टिक मे बी पिक्ड अप बाय एनी वन ऑफ इट्स एडजेसेंट फॉलोअर बट नॉट बोथ। अब देखो, ये अगर खाना चाहता है तो इसका एडजेसेंट फिलोसोफर ये वाला जो है, ये वाली इसकी चॉपस्टिक ले सकता है, पर ये वाली इसके पास नहीं जाएगी। मतलब इसका एडजेसेंट फिलोसोफर ये वाला जो है, ये वाली चॉपस्टिक ले सकता है, पर दोनों एक साथ एक ही फिलोसोफर एडजेसेंट वाला नहीं ले पाएगा, ऐसा स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाली इसके साथ शेयर्ड है, ये वाली इसके साथ शेयर्ड। ठीक है, चलो, अब क्या? नहीं, मुझे लड़कियों से डर नहीं है और ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग जेंडर न्यूट्रल है। कुछ लड़के भी ऑफेंड हो जाते हैं, अरे सर ऐसे कैसे बोल दिया, हम तो नहीं खाते हैं ऐसा, छी 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 छी, बड़ा अनहाइजीनिक केस है। सबकी अपनी अपनी मर्जी, जोक्स अपार्ट। चलो, अभी बात करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? हम सॉल्यूशन के लिए ये करेंगे कि जो चॉपस्टिक हमने ली है, चॉपस्टिक नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, फिलोसोफर नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो जो चॉपस्टिक हमने ली है, हर एक चॉपस्टिक को लॉक करने के लिए हमने हर एक चॉपस्टिक का एक सीमाफोर बना लिया। तो ये वाला चॉपस्टिक का सीमाफोर मैंने लिया चॉपस्टिक नंबर 0, इसका सीमाफोर लिया चॉपस्टिक नंबर 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो ऐसे 5 चॉपस्टिक के 5 सीमाफोर वेरिएबल बना दिए बाइनरी वाले। बाइनरी वाले इसलिए कि अगर एक ने उस पर वेट चला दिया तो फिर दूसरा नहीं चला पाएगा। मतलब अगर ये वाली चॉपस्टिक इसने ले ली तो फिर ये नहीं ले पाएगा, इसलिए बाइनरी, ताकि एट ए टाइम चॉपस्टिक को एक ही कोई यूज कर पाए। तो हमने यहां पे क्या कहा कि हम फॉर के नंबर ऑफ चॉपस्टिक्स कंसिडर an array of बाइनरी सीमाफोर्स। तो बाइनरी सीमाफोर का हमने एक एरे ले लिया के साइज का, साइज के, जिसको हमने नाम दिया चॉपस्टिक के। अब ये बाइनरी सीमाफोर है, जी हाँ। तो अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे तो ये आ जाएगा हमारा चॉपस्टिक बाइनरी सीमाफोर 0, ये है हमारा चॉपस्टिक बाइनरी सीमाफोर इंडेक्स 1 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, इतना हो गया। each
philosopher runs a process. हर एक फिलोसोफर को हमने एक प्रोसेस माना है, क्योंकि फिलोसोफर ही है जिसको खाने के लिए ये चॉपस्टिक पे कंट्रोल चाहिएगा। तो ये जो दो दो चॉपस्टिक इस फिलोसोफर को चाहिएगी जीरो को, तो पी जीरो, इस प्रोसेस को पी जीरो नाम दे दिया। फिलोसोफर 1 के लिए प्रोसेस 1, फिलोसोफर 2 के लिए प्रोसेस 2, फिलोसोफर 3 के लिए प्रोसेस 3, 4 के लिए प्रोसेस 4। ऐसे हमने क्या प्रोसेस ले ली? 5 प्रोसेस ले ली। सो ईच फिलोसोफर रन्स अ प्रोसेस P0, P1, P2 अप टू P K-1। अगर की फिलोसोफर्स हैं तो K-1 तक की प्रोसेस हमारी रहेंगी। अब इनका कोड कैसे होगा? देखो, कोई भी प्रोसेस Pi है, I की वैल्यू 0 मानो तो P0, 1 मानो तो P1, 2 मानो तो P2, 3 मानो तो P3, 4 मानो तो P4। तो जो भी प्रोसेस है अपना चॉपस्टिक लेने की कोशिश करेगी तो कौन सा? अगर ये P0 है, I की वैल्यू 0 है, तो चॉपस्टिक नंबर 0 और 1। मतलब अगर I की वैल्यू 0 है तो चॉपस्टिक नंबर I और I+1 लेने की कोशिश करेगा। तो Pi जो है क्या करने की कोशिश करेगा? Pi का कोड लिखेंगे कि Pi प्रोसेस जब चलेगी तो वेट फंक्शन चलाएगी ताकि चॉपस्टिक मिल जाए इसको। कौन सा? एक तो चॉपस्टिक I और वेट चलाएगा चॉपस्टिक I+1। ये बेसिक चीज है, I और I+1 मिल जाएगा I को। ठीक है, बट सर जी अगर I की वैल्यू 4 हुई तो P4 जो है 4 और 5, 5 तो है ही नहीं है, 0 है वापस। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? P4 के लिए कोड थोड़ा अलग चलेगा। जी हाँ, तो उसके लिए हम ना मैथमेटिक्स का एक रैप अराउंड फंक्शन लिख देंगे, काम हो जाएगा। मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा फंक्शन होता है मॉड्यूलस फंक्शन, जो सी प्रोग्रामिंग में हम देखते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है? मॉड्यूलस जो है रिमाइंडर देता है। तो आप क्या करेंगे? I+1 को मॉड ले लीजिए। किससे? के से। I+1 को के से आपने मॉड ले लिया और वो वाला इंडेक्स पे आप चॉपस्टिक लेंगे तो होगा क्या? I की वैल्यू अगर 0 है तो ये बनेगा 0+1 मॉड 5, 1 मॉड 5, 1 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। अगर ये I की वैल्यू 1 है, 1+1, 2 मॉड 5, 2 मॉड 5, 2 मिलेगा। 2+1 मॉड 5, 3 मॉड 5 लेंगे तो 3 मिलेगा। 3+1 मॉड 5, 3+1 4, 4 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। अब ये रिमाइंडर जो है वो सिंपल सा सी प्रोग्रामिंग का फंक्शन है। ये मॉड्यूलस वाला अगर आपको नहीं पता है तो पूछो, अगर पता है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर निकालता है, 4 को 5 से डिवाइड करो, डिवीजन आएगा 0 में, रिमाइंडर एज इट इज 4 बच जाएगा। फिर आएगा 4, आई की वैल्यू अगर 4 है, 4+1 5, 5 मॉड्यूलस 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, एक बार जाने पे रिमाइंडर बचेगा 0। तो सर्कुलरली आप इसको ऐसे रैप अराउंड करके लिख सकते हैं। ये देखो, आई की वैल्यू अगर 0 है तो 0+1 1, 1 है तो 1+1 2, 2 है तो 2+1 3, 3 है तो 3+1 4, 4 है तो 4+1 मॉड करके और 0 पे वापस आ जाएंगे। तो आई की वैल्यू अगर 4 होगी तो यहां पे ये क्या देगा? चॉपस्टिक नंबर 0। ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, चलिए। अब दो चॉपस्टिक अगर किसी प्रोसेस को मिल गई तो वो प्रोसेस खाना शुरू कर देगी। खाने के बाद क्या करेंगे? यही जो दो चॉपस्टिक पे वेट चलाया था उस पे सिग्नल चला देगी। सिग्नल ऑन द चॉपस्टिक आई एंड
सिग्नल ऑन चॉपस्टिक i+1 मॉड्यूलस k। दैट्स इट, ये रहा कोड। देख लो आराम से। अगर ये वाला कोड समझ में आया, बहुत सिंपल सा है। दो चॉपस्टिक लेने की कोशिश करेंगे, मिल गई तो खा लेंगे, नहीं मिली तो वेट करते रह जाएंगे, फंसे रह जाएंगे। और अगर मिल गई खाएंगे, खाने के बाद सिग्नल कर देंगे दोनों चॉपस्टिक को। बस यही हर एक प्रोसेस का कोड रहेगा। अब ऐसा है जी कि ये तो समझ में आ गया, बहुत सिंपल भी है, इसमें कोई तकलीफ भी नहीं है, कोड तो बहुत सिंपल सिंपल सा है ना सर। हाँ जी। इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जो आपके सामने चॉपस्टिक का ये वेट और सिग्नल का कोड लिखा हुआ है, जो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इट कैन सफर फ्रॉम डेडलॉक। डेडलॉक की कंडीशन बन सकती है बॉस यहां पे। सर हर प्रोसेस को दोनों चॉपस्टिक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में एक्सेस करनी चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में रहेगा तो पहले एक चॉपस्टिक फिर दूसरी, दोनों एक साथ तो नहीं मिलेगी ना, एक के बाद एक ही लेगा। तो पहले एक मिली तो फिर दूसरी लेने की कोशिश करेगा, दोनों मिल गई तो आगे बढ़ेगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन चलाने के लिए ही तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन चॉपस्टिक को, ये जो वेरिएबल बनाया हमने चॉपस्टिक वाला, ये इसको हम 1 से इनिशियलाइज कराएंगे। जितने भी वेरिएबल हैं इसमें सारे 1 से इनिशियलाइज होंगे। जितनी भी चॉपस्टिक के हमारे पास एरे एलिमेंट्स हैं वो सारे 1 से इनिशियलाइज होंगे, ताकि जब पहली बार वेट चले तो सक्सेसफुली चल जाए एक चॉपस्टिक पे, दूसरा ना लगा पाए। कैसे डेडलॉक होगा बताते हैं। मान लें जी कि पहला स्टेटमेंट सबने चलाया, P0 प्रोसेस आई, उसने सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट चलाया, वेट चॉपस्टिक आई। वेट चॉपस्टिक आई, P0 को ये वाली चॉपस्टिक मिल गई। ठीक है, इसने वेट चला दिया तो चॉपस्टिक का जो सीमाफोर था वो हो गया 0। ये चॉपस्टिक इसने उठा ली। अब उसके बाद इस प्रोसेस का हुआ प्रीएम्पशन और P1 आ गई। P1 ने भी यही चीज की कि उसने चॉपस्टिक नंबर 1 लेने की कोशिश की। चॉपस्टिक नंबर 1 लेने की इसने कोशिश करी, मिल गया, क्योंकि उस पर वेट फंक्शन चल गया, वो अभी उठाई नहीं थी। P0 ने सिर्फ ये वाली चॉपस्टिक उठाई थी, ये उठाता उसके पहले P0 प्रीएम्प्ट हो गया और 1 आया, उसने ये चॉपस्टिक उठा ली। अब P1 का भी प्रीएम्पशन हुआ, P2 आया, उसने आई नंबर चॉपस्टिक ये वाली उठा ली। फिर इसका भी प्रीएम्पशन हुआ, P3 आया, इसने ये वाली चॉपस्टिक उठा ली। फिर P4 आया, उसने ये वाली चॉपस्टिक उठा ली। अब देखो सारी की सारी चॉपस्टिक जो हैं वो ऑक्यूपाइड है पहली पहली वाली स्टेटमेंट चला के। P1 ने ये चलाया, P2 ने भी ये चलाया, P3 ने भी ये चलाया, P4 ने भी ये चलाया, P0 ने भी यही चलाया। तो चॉपस्टिक नंबर 0 1 2 3 4 सब जो है अब एक एक करके 0 हो चुके हैं वेट चलने के बाद। अब सारी की सारी प्रोसेसेस जो हैं इस सेकंड वाले वेट में फंस जाएंगी। क्यों? क्योंकि कोई भी चॉपस्टिक फ्री नहीं है। अगर फ्री नहीं है तो सारे चॉपस्टिक वेरिएबल 0। अगर सारे चॉपस्टिक वेरिएबल सीमा 4 वाले 0 तो वेट उन पे चल नहीं पाएगा। अगर किसी पे भी वेट नहीं चला तो डेडलॉक। क्यों डेडलॉक? क्योंकि मेरा ये कोड कहता है कि सारी प्रोसेसेस यही चलाएंगी, ये वाला स्टेटमेंट। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर दूसरी चॉपस्टिक फ्री नहीं है तो ये वाली सिग्नल कर दो, लिखा है क्या कहीं? नहीं, ऐसा कोई कोड नहीं है। कोड है कि पहली वाली उठाओ फिर दूसरी उठाने के लिए वेट करो, अगर नहीं मिलती है तो चलाते रहो चलाते रहो, यही वेट चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। तो सारी प्रोसेसेस एक एक करके ये कोड चलाती रहेंगी, वेट में फंसी रह जाएंगी और कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। डेडलॉक का तो मतलब ही ये होता है कि अगर प्रोसेसेस आगे बढ़ ही ना पाए, गारंटी है कि आगे ना बढ़ पाए, तो वहां पे क्या होगा? डेडलॉक होगा। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे डेडलॉक कैसे होगा ये लिखेंगे, इफ 1 by 1 ऑल philosophers
1 चॉपस्टिक, एक एक करके अगर सारे फिलोसोफर्स एक एक चॉपस्टिक पिक कर लेंगे तो फिर दूसरी वाली चॉपस्टिक कभी पिक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? कुछ कुछ अलग अलग सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन है कि अगर हमारे पास के ही चॉपस्टिक हैं तो आप K-1 फिलोसोफर एक टाइम पे अलाउ करो। मतलब अल्टीमेटली इनका कहना यह है, पहला स्टेटमेंट का, कि जितने फिलोसोफर हैं उससे एक ज्यादा चॉपस्टिक रखो। अगर हमारे पास 5 फिलोसोफर हैं टोटल तो एक चॉपस्टिक अलग से यहां लगाओ, 6 चॉपस्टिक रखनी चाहिए। अगर 5 ही चॉपस्टिक हैं तो एक फिलोसोफर कम रखो। अगर एक चॉपस्टिक एक्स्ट्रा है या एक फिलोसोफर कम है, अल्टीमेटली एक चॉपस्टिक एक्स्ट्रा है फिलोसोफर से, तो होगा ये कि एक चॉपस्टिक हमेशा अवेलेबल रहेगी किसी एक फिलोसोफर के लिए, कोई भी एक फिलोसोफर के लिए। मान लो ये फिलोसोफर नहीं है साहब, अगर ये फिलोसोफर नहीं है तो ये वाली चॉपस्टिक इसके पास चली जा सकती है, ये इसके पास, ये इसके पास, ये इसके पास। ये वाली चॉपस्टिक फिर भी फ्री रहेगी। अगर ये फ्री है तो ये वाले भाई साहब इसको लेके खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद कभी तो फ्री होंगे। अगर जब फ्री होंगे ये वाली चॉपस्टिक छोड़ेंगे तो इसको मिल जाएगी। ये वाली चॉपस्टिक ये वाले भाई साहब खाएंगे, ये वाली चॉपस्टिक छोड़ेंगे तो ये खा सकते हैं, फिर ये खाएंगे तो फिर ये वाली चॉपस्टिक छोड़ेंगे तो ये खा सकते हैं। अल्टीमेटली सारे फिलोसोफर कभी न कभी तो खाना खा ही लेंगे, डेडलॉक में नहीं फंसेंगे। तो अगर कम से कम एक चॉपस्टिक एक्स्ट्रा है या एक फिलोसोफर कम है टेबल पे तो हमारा काम बनेगा। पहला सॉल्यूशन। इसको ना मैं जब डेडलॉक एक्सप्लेन करूंगा मैथमेटिकली भी प्रूव करूंगा। आई विल एक्सप्लेन यू मैथमेटिकली कि ये जो मैथमेटिक्स है उससे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरा, अ फिलोसोफर शुड ओनली बी अलाउड टू पिक देयर चॉपस्टिक इफ बोथ अवेलेबल एट द सेम टाइम। मतलब फिलोसोफर का ये जो वेट वाले स्टेटमेंट है दोनों एटॉमिकली चले। एटॉमिकली चले मतलब कि अगर दोनों की दोनों चॉपस्टिक पे वेट चल सकता है तो ही वो आगे बढ़ेगा, वरना नहीं। कोई भी फिलोसोफर जो है वो वेट तभी चलाएगा जब दोनों पे वेट सक्सेसफुल चले, अदरवाइज ना चले। अगर दोनों पे सक्सेसफुल चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो ये वाली चॉपस्टिक भी नहीं उठाए वो। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा, देखो जरा फिर से इस डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम पे आते हैं। ये वाली चॉपस्टिक और ये वाली दोनों फ्री हैं, इसने ये उठा ली। मान लो दोनों फ्री हैं तो इसने ये उठा ली, दोनों फ्री हैं इसने ये उठा ली, दोनों फ्री हैं इसने ये उठा ली। अब ये भाई साहब जो हैं वो इसको नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली चॉपस्टिक ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ये ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है। ये वाले भाई साहब को दिखेगा दोनों की दोनों मेरे लिए फ्री नहीं है, तो लास्ट वाला फिलोसोफर अब खाने के लिए ये वाली चॉपस्टिक भी उठाने नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसके लिए दोनों चॉपस्टिक अवेलेबल नहीं है, एक ही अवेलेबल है, तो वो फिर रुकेगा। अगर ये रुका तो ये वाली चॉपस्टिक फ्री रहेगी, फिलोसोफर नंबर 3 खा पाएगा। वो ये वाली छोड़ेगा तो ये खा पाएगा, ये वाली छोड़ेगा तो ये खा पाएगा, ये वाली छोड़ेगा तो ये खा पाएगा, ये दोनों छोड़ेगा, ये भी और ये भी, तो फिर ये वाले भाई साहब खा पाएंगे। तो अल्टीमेटली दोनों अगर चॉपस्टिक फ्री है एट द सेम टाइम तो ही पिक करो, अदरवाइज मत करो। लास्ट में, one philosopher should pick left chopstick first and right chopstick next, while all other will pick right one first. ये बोलता है असिमेट्रिक सॉल्यूशन दे दो। एक फिलोसोफर ऐसा है जो उल्टी तरफ से चॉपस्टिक पिक करेगा, मतलब कि एक फिलोसोफर के लिए ये कोड जो है उल्टा हो जाएगा कि पहले ये वाली चॉपस्टिक फिर बाद में ये वाली। आई एक्सप्लेन। मान लो ये फिलोसोफर नंबर 4 जो है वो उल्टा करता है कि पहले राइट वाली चॉपस्टिक लेगा। ठीक है, तो आप देखो डेडलॉक कैसे बचेगा। ये वाला लेफ्ट से उठाएगा, ले ली इसने,
ये वाला भी लेफ्ट से उठाएगा, इसने ले ली, ये वाला भी लेफ्ट से उठाएगा, ले ली, ये वाला भी लेफ्ट से उठाएगा, ले ली, पर ये पहले राइट से स्टार्ट करेगा। अगर ये बिजी है तो फिर ये भाई साहब जो है ये लेफ्ट वाली नहीं ले पाएगा। तो ये एक फिलोसोफर अगर उल्टा शुरू करे यहां से, तो कहीं ना कहीं वो ये वाली चॉपस्टिक जो है तब तक पिक नहीं कर पाएगा जब तक कि ये वाली अवेलेबल नहीं है। अगर ये वाली अवेलेबल है तो ये वाली पिक करेगा, फिर ये वाली पिक करेगा, नहीं है तो ये वाली पिक नहीं कर पाएगा। अगर ये पिक नहीं कर पाएगा तो ये 3 वाले को मिल जाएगी और अल्टीमेटली फिर खाना चलता रहेगा। तो अगर असिमेट्री लगा दी एक फिलोसोफर में कि वो दूसरी तरफ की चॉपस्टिक उठाने जाएगा, एक कोई फिलोसोफर, तो काम बन जाएगा कि एक फिलोसोफर अगर उल्टी तरफ की पहले उठाने गया, सीधी तरफ की बाद में, तो उसकी वजह से ऐसा है कि अगर उल्टी तरफ की चॉपस्टिक ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो वो एक सिंगल चॉपस्टिक जो उसके लिए अवेलेबल है वो उसको पिक नहीं करने जाएगा और डेडलॉक बच जाएगा। फिर से समझाता हूं। 4 वाला ऐसा है जो पहले ये राइट वाली पिक करेगा, बाकी के सब लेफ्ट वाली पिक करेंगे। लेफ्ट वाली मतलब पहले वाली। तो इसने यही वाली पिक करनी है पहले, इसने पहले ये पिक करनी है, इसने ये, पर इसने लेफ्ट वाली नहीं, राइट वाली, ये वाली पहले पिक करनी है। एक फिलोसोफर जो है राइट साइड से स्टार्ट करेगा, बाकी सब लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो ये बैठा है भाई साहब, इसने लेफ्ट वाली ये पिक कर ली, इसने ये पिक कर ली, इसने ये पिक कर ली, इसने ये पिक कर ली। तो ये एक एक पिक हो गई। ये भाई साहब जो हैं वो राइट से स्टार्ट करेंगे यहां से, पर ये तो है ही नहीं ऑलरेडी, इसने ऑलरेडी पिक करी हुई है। तो फिर ये वाली जो चॉपस्टिक है अगर नहीं अवेलेबल है तो ये इसको भी पिक नहीं करेगा। पहले राइट से स्टार्ट करेगा फिर लेफ्ट, अगर ये अवेलेबल है तो इसको पिक करेगा फिर इसको लेके जाएगा, है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ये वाला बंदा इसको भी पिक नहीं कर पाएगा। अगर एक फिलोसोफर ये वाली चॉपस्टिक पिक नहीं करेगा तो ये थर्ड वाला पिक कर लेगा, खा लेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो कोई एक फिलोसोफर ऐसा है जो ऑपोजिट डायरेक्शन की, बाकी सब अगर राइट से पहले पिक कर रहे हैं तो एक लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, और बाकी सारे लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक राइट से स्टार्ट करेगा, ताकि फिर असिमेट्री की होने की वजह से वो क्या ना हो पाए, डेडलॉक नहीं हो पाएगा। चलिए, ये था हमारा डाइनिंग फिलोसोफर का प्रॉब्लम। दैट मच ओनली वी हैड टू डिस्कस। अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं डेडलॉक चैप्टर। लिख दीजिए, लिखा तो है ये आ रहा, लिखा तो है, यही तो लिखा है। चलिए, डेडलॉक होता क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है। इफ टू और मोर प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर सच एन इवेंट विच इज नेवर गोइंग टू अकर। अगर दो या दो से ज्यादा प्रोसेस, अच्छा इसको हटा देते हैं यहां से, कोई जरूरत नहीं फिर इसकी। ठीक है, दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस एक ऐसी इवेंट के लिए वेट करती हैं जो कभी होगी ही नहीं, तो उसे कहते हैं डेडलॉक की सिचुएशन। जैसे कि यहां पे अगर सारे के सारे जितने भी हमारे फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने, इसने ये चॉपस्टिक ले ली, इसने ये, इसने ये, इसने ये, इसने ये, तो सारे के सारे जो हमारे फिलोसोफर्स हैं इवेंट के लिए वेट करेंगे। कौन सी इवेंट के लिए? दूसरी चॉपस्टिक फ्री हो तो मैं खाऊं, पर दूसरी चॉपस्टिक फ्री ही नहीं हो पाएगी। सब के सब ये वेट चलाने के लिए वेट करते रह जाएंगे और किसी के लिए भी वेट सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो पाएगा। दैट इज कॉल्ड एज डेडलॉक। तो अगर प्रोसेसेस एक ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई है जहां पे प्रोसेस वेट ही करती रह जाएंगी, आगे बढ़ेंगी ही नहीं, कभी भी नहीं बढ़ेंगी, तो उसे डेडलॉक की सिचुएशन कहते हैं। सर बट यहां पे स्टारवेशन एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, बिल्कुल स्टारवेशन है। अगर आप यहां कहीं न कहीं एक फिलोसोफर को चॉपस्टिक पिक करवाओगे तो दूसरे को तो वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। पर यहां स्टारवेशन नहीं उतना ज्यादा इंपैक्ट करेगा, क्योंकि एक पर्सन जो है किसी दूसरे एक ही पर्सन पे वेट करेगा।
अब समझो यहां पे, जैसे कि ये पर्टिकुलर केस है, यहां से कारें आ रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं, इस डायरेक्शन में जा रही हैं, ये वाली कार इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। अब ये तो क्या है ना, एक बुक का डायग्राम है जो इंडिया के बाहर का सिचुएशन है। मैं इंडिया की सिचुएशन बनाता हूं। अगर ये सारी गाड़ियां आगे जा रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि ये यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये आगे नहीं जा पा रही क्योंकि यहाँ गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये आगे नहीं जा पा रही, ये गाड़ियां खड़ी हुई है, ठीक है, और ये आगे नहीं जा पा रही क्योंकि यहाँ गाड़ियां खड़ी हुई हैं। पर इंडिया में क्या है ना, यहाँ पे एक बाइक वाला ऐसे खड़ा होगा, एक ऐसे खड़ा होगा, ये एक ऐसे खड़ा होगा, एक ऐसे खड़ा होगा, ऐसे खड़ा होगा, साइकिल वाले खड़े होंगे तीन चार, चार पांच ऑटो वाले यहाँ खड़े होंगे, पांच छह ऑटो वाले यहाँ खड़े होंगे, तीन चार ऑटो वाले यहाँ घुस जाएंगे, दो तीन ऑटो यहाँ खड़े रहेंगे, एक बाइक वाला ऑटो वाला यहाँ बीच में घुसा पड़ा रहेगा। पैदल पैदल वाले कोने कोने से कहीं कहीं कूद कूदा के निकल जाएंगे, इसकी बोनट पे चढ़ के निकल जाएंगे, पर निकल जाएंगे। पर इंडिया में सिचुएशन ऐसी है कि आप इस गाड़ी को इधर भी नहीं ला सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, पीछे भी नहीं आ सकते, है ना, अपने आप तो वैसे ही रहता है। तो अब हुआ क्या, ये सारी की सारी गाड़ियां डेडलॉक में फंस गई। ये आगे नहीं बढ़ पा रही है, नो, ये आगे नहीं बढ़ पा रही है, नो, ये आगे नहीं बढ़ पा रही है, नो, ये आगे नहीं बढ़ पा रही है, कोई भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। डेडलॉक की सिचुएशन, ठीक है। एक डेडलॉक की सिचुएशन एक ऑफिस से बड़ी अच्छी सी जो है, वो बड़ी अच्छी सिचुएशन मेरे को पता चली थी एक एग्जाम्पल के थ्रू। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र, बहुत गजब का कोडर, पर वो बहुत ज्यादा काम नहीं करता था ऑफिस में, आता था, ठीक ठीक काम करता था और वापस चले जाता था। मेरे को पता यार बहुत अच्छा कोडर है, इसको अच्छी से अच्छी टफ प्रॉब्लम दू सॉल्व कर लेता है, पर ये ज्यादा काम नहीं करता है। मैंने एक दिन उससे पूछा कि भाई यार तू काम क्यों नहीं करता है? बोलता है यार मैनेजमेंट मेरे को प्रमोशन और पैसे ही नहीं देते, तो मैं काम ही नहीं करूंगा। मैं मैनेजर के पास गया, यार इसको पैसा दो, काम करेगा ये। तो मैनेजर बोलता है जब ये काम करेगा तभी तो मैं पैसे दूंगा, काम ही नहीं करता ये। हो गई डेडलॉक। अब मैनेजर पैसे नहीं दे सकता क्योंकि वो काम नहीं कर रहा, और वो काम नहीं कर रहा क्योंकि मैनेजर पैसे नहीं दे रहा है, दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, डेडलॉक हो गया। अब मैनेजर पैसे नहीं देगा क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है, और ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा है, फंसे रहेगा, है ना। चल, अब यहां पर कितने लोग सिंगल हैं? अगम बाबू, अगली बार अगर इधर उधर की ऐसी बातें की ना, तो ऐसा धोबी पछाड़ मारेंगे, ऐसा धोबी पछाड़ मारेंगे कि फिर ऐसी बातें करोगे नहीं, है ना। जितने भी लोग सिंगल हैं कि डबल हैं कि ट्रिपल हैं कि चौपल हैं, क्या मतलब तुमको क्या करना किसी के सिंगल नहीं होने या होने से? ऐसी क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस चीज से कि तुमको गेट में अच्छी रैंक आ जाए या तुम्हारा अच्छा करियर बन जाए? चलो मान लेते तुम्हारा करियर नहीं बनाना, तुमको तुमको करियर से कोई मतलब नहीं, गेट से कोई मतलब नहीं, तुमको पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। बाकी लोगों को मतलब है तो उनको पढ़ लेने दो, नहीं उनको भी डिस्टर्ब करेंगे, हम डूबेंगे दूसरों को भी डुबाएंगे, क्यों? ऐसी क्या इंफॉर्मेशन यहां इससे मिल जाएगी जिससे तुम्हारी गेट निकले या करियर बन जाए? अगर नहीं मिलेगी तो ऐसी पंचायती सोचने का यहां क्लास में क्या मौका? ये बहुत सीरियस क्लास चलती है बॉस। और एक बात बताओ रे, एक बात बताओ, तुम में ऐसी क्या क्वालिटी है, तुमने ऐसा क्या तीर मारा या क्या ऐसा झंडा गाड़ दिया कि तुमको कोई पसंद करे? एक बात बताओ, मतलब ऐसे जस्ट जनरली सोचना चाहता हूं, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ रिलेशनशिप, कि तुमने ऐसा क्या तीर मारा? किसी अमीर घर पैदा हो गए ये, या बड़ा सुंदर सा शरीर है हमारा इसलिए? वॉट एग्जैक्टली, आई जस्ट वॉन्ट टू नो। मतलब लोग एक दूसरे में देखते क्या है कि तुमको कोई पसंद करे, अरे यार क्या गजब बंदा है, कोई तो टैलेंट होगा, अच्छा गाते होंगे, अच्छा डांस करते होंगे। भाई साहब जब तक खुद का कमाया हुआ पैसा ना हो ना, तब तक तो मेरी नजर में तो नहीं है, बाकी लोग क्या जाने, मेरी नजर में तो नहीं है ना। चलो वापस आओ इधर। तो डेडलॉक के दो एग्जाम्पल मैंने बताए, ये और भी बहुत सारे हैं दूसरे, ठीक है। एक और डेडलॉक का एग्जाम्पल बताता हूं, बड़ा सिंपल सा। आप मान लो अपने स्कूल से वापस आते हो, छोटे हो, बच्चे हो आप, 8 10 साल 12 साल के, एज में। आप इमेजिन करो अपने आप को, आप स्कूल से वापस आते हो, आप और आपका एक सिबलिंग,
सिबलिंग आपकी ही एज का 1-2 साल बड़ा छोटा समझ लो, मान लो है कोई भाई या बहन है, अब दोनों क्रिकेट खेलने के इच्छुक हैं, इच्छा रखते हैं और दोनों क्रिकेट खेलना तो चाहते हैं। मैं अपने मतलब आप अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हो, आपके सिबलिंग को नहीं खिलाना चाहते, आपका सिबलिंग भी अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता है, आपको नहीं ले जाना चाहता, तो दोनों के दोनों अपना सिंगल अपने अपने खेलना चाहते हैं क्रिकेट, वापस आते हैं। अब बात यह है कि आपके घर में सिर्फ एक ही बैट है, एक ही बॉल है और उसी से आप अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हो, आपका सिबलिंग अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है। जैसे ही आप स्कूल से आते हो, पैर फेंक के ऐसे करके जूते निकाले, सॉक्स निकाले, इधर फेंका, बैग उधर फेंका, चीजें इधर फेंकी, गिरते लड़ते पड़ते उस रूम में गए जहां पे बैट बॉल रखी हुई है, दोनों लपक के एक दूसरे को धक्का मार के घुसते हैं, आपके सिबलिंग ने बॉल पकड़ ली है और आपके हाथ में बल्ला आ गया है, बैट आ गया है। अब होगा महाभारत। क्यों? क्योंकि भैया बैट तो मैं छोड़ने नहीं रहा, मैं बैट नहीं छोड़ूंगा, मेरे को बॉल भी चाहिए ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ खेल पाऊं। अब मेरा सिबलिंग जो है उसको बॉल चाहिए, बॉल तो है ही उसके पास, बैट चाहिए उसको ताकि वो अपने दोस्तों के साथ खेल पाए। अब हो गया डेडलॉक। क्यों? क्योंकि मैं बैट छोड़ नहीं रहा और मेरे को बॉल के लिए वेट करना पड़ेगा कि जब ये बॉल छोड़े तो फिर मैं आगे बढ़ूं। वो बॉल पकड़ के और बैट का वेट कर रहा है कि कभी बैट ये छोड़ दे तो मैं खींच के लेके जाऊं और मैं खेल लूं, पर दोनों अपना अपना रिसोर्स छोड़ नहीं रहे, ना तो वो बॉल छोड़ रहा, ना मैं बैट छोड़ रहा हूं और ना ही उसके साथ मेरे को खेलने का है। हो गया डेडलॉक? यस, हो गया डेडलॉक। तो क्या? तो डेडलॉक ऐसा है कि अगर दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस एक ऐसी इवेंट या ऐसी चीज के लिए वेट करती रह जाएं जो कभी भी ऑकर नहीं होगी, तो डेडलॉक होगा। ठीक है? अब डेडलॉक समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि यहां जो हम डेडलॉक पे डिस्कशन करेंगे वो करेंगे आईओ डिवाइसेस या रिसोर्सेस के लिए। जितना भी हमारा डेडलॉक का डिस्कशन होगा यहां पे, वो डिस्कशन होगा कि कोई प्रोसेस है जिसको कोई एक आईओ डिवाइस की जरूरत है, डिस्क, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या कोई भी एक आईओ डिवाइस। ठीक है? अब एक प्रोसेस को कोई आईओ डिवाइस अगर वो चाहिए, तो क्या वो आईओ डिवाइस वो प्रोसेस डायरेक्टली यूज कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर किसी प्रोसेस को एक रिसोर्स या आईओ डिवाइस चाहिए तो उस प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम के सामने भीख मांगनी पड़ेगी कि ओएस मुझे कैमरा चाहिए, प्लीज मेरे को दे दो। तो अगर कैमरा फ्री है, कोई दूसरी प्रोसेस के पास नहीं है, तो ये ओएस उसको दे देगा। नहीं है कैमरा फ्री तो मना कर देगा, ओएस रुको, वेट करो तुम, क्योंकि कैमरा किसी और के पास है। आई बात समझ में? ऐसा क्यों? क्यों वो डायरेक्टली प्रोसेस किसी एक रिसोर्स को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती? प्रोटेक्शन का खेल है बॉस। कोई भी प्रोसेस ऐसे तो किसी भी रिसोर्स को ब्लॉक करके रख जाएगी। कोई वायरस प्रोसेस आपने बना दी, उसने कैमरा लॉक कर दिया और वो कैमरा खुल ही नहीं रहा किसी दूसरी प्रोसेस से। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंट्रोल करेगा कि किसी भी आलतू फालतू एरी गेरी प्रोसेस को कोई भी रिसोर्स ऐसे एलोकेट ना कर दे। इसलिए ओएस ही देखेगा कि अरे यार ये प्रोसेस को कैमरा देना चाहिए तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इस प्रोसेस को डिस्क चाहिए, डिस्क देंगे, हाँ जी देना चाहिए तो देंगे वरना नहीं देंगे। ठीक है? तो क्या होगा यहां पे? यहां पे ऐसा है कि कोई भी प्रोसेस जो है 3 ऑपरेशंस रिसोर्स के लिए परफॉर्म कर सकती है। या तो रिक्वेस्ट करेगी, प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट टू ओएस टू allocate a resource to it। ठीक है? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। यूज करेगी, अगर ओएस ने उसको ग्रांट कर दी रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट कर दी कि हाँ जा लेके जा, जाओ मजे करो खुश रहो, तो फिर प्रोसेस उसको यूज करेगी। अगर उसका काम खत्म हो गया तो प्रोसेस रिलीज कर देगी। अब एक और चीज है यहां पे जो लिखा नहीं है, वो है वेट। इफ
रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल देन प्रोसेस विल वेट। तो जब तक रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो जाता प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा कि जब वो रिसोर्स खत्म या अवेलेबल होगा तब इस प्रोसेस को मिलेगा। ये कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस पे हो सकते हैं। अब कौन सा रिसोर्स किस पर्टिकुलर प्रोसेस के पास है ऑलरेडी यूज में अलोकेटेड, और कौन सा रिसोर्स के लिए कौन सी प्रोसेस वेट कर रही है, इसको दर्शाने के लिए या तो आप टेबल बना लो। कैसे कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस है P1 जिसको अलोकेटेड है रिसोर्स नंबर 1, रिसोर्स नंबर 2, रिसोर्स नंबर 3, और ये वेट कर रही है रिसोर्स नंबर 4 के लिए। प्रोसेस P2 है जिसके पास रिसोर्स नंबर 4 है, ये वेट कर रही है R1 के लिए। P3 है जिसके पास रिसोर्स नंबर 5 है, वेट कर रही है R5 के लिए या R6 के लिए। ऐसे तो या तो टेबल फॉर्म में लिख लो या फिर इसी चीज को एक ग्राफ के फॉर्म में दर्शाया जाता है जिसे कहते हैं रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ क्या कहता है कि कौन सा रिसोर्स किस पर्टिकुलर प्रोसेस के पास है यह दर्शाया जाएगा। ठीक है, कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस के पास है, इसके लिए ओएस जो है एक ग्राफ या एक पर्टिकुलर टेबल मेंटेन करता है। हम उसको ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस के पास है। ओके, ये हम देखते हैं कल। रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ के बाद में डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस, और डेडलॉक से कैसे रिकवरी की जाए वो कल देखते हैं। टाइम जो है हमारा फिनिश होने आया है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे ताकि हम उन्हीं टॉपिक को यूज कर पाए आगे की चीजें पढ़ने के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को जो भी डांटता हूं ना, मेरा पर्पस सिर्फ एक है कि आप लोगों का फोकस बढ़े अबाउट द स्टडीज, टुवर्ड्स द स्टडीज। तो जब आप ये इधर उधर की फालतू बातें करते हैं, ऑफ कोर्स मैं उसे इग्नोर भी कर सकता हूँ आसानी से, पर मैं इसे इग्नोर इसलिए नहीं करता हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा ये समझ में आए कि करियर कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने पता नहीं कितने ही मोटिवेशन सेशन या स्ट्रेटेजी सेशंस लिए हैं, उनमें ये बात बहुत बार बोली है, तुमको फिर से बोलता हूँ। तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी अपना घर छोड़ के और हॉस्टल में रह रहे होंगे। रहते हैं ना? रहते हैं ना? रहते हो ना? बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं हॉस्टल में। या अगर नहीं भी रह रहे हो तो आईआईटी आईआईएससी ज्वाइन करने के लिए अपना घर छोड़ के और हॉस्टल में रहने जाओगे, सिटी छोड़ के जाओगे। मैं भी छोड़ के आया था। उज्जैन सिटी एमपी से 1500 किलोमीटर दूर बैंगलोर आया था मास्टर्स करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। आपको जॉब लगेगी तो आप भी बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, नोएडा सिटीज में जाओगे अपना होम टाउन छोड़ के। अब आप सोच लो यार कि करियर एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप अपना सिटी, अपना प्रदेश, अपना देश भी छोड़ने के लिए रेडी हो अकेले। अपनी मम्मी के हाथ का खाना छोड़ दोगे, अपने दोस्तों को छोड़ दोगे जो आपके साथ में खेले हैं, घूमे हैं, अपना पूरा परिवार वहां छोड़ के और किसी नई सिटी में आ जाओगे। आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स को दुख होगा इस बात का कि यार अकेला कैसे मैनेज करेगा एटसेट्रा। तो करियर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए आप अपने पेरेंट्स का साथ छोड़ देते हो कुछ सालों के लिए, या शायद बहुत प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए अपना घर का कंफर्ट छोड़ के आते हो। अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि पेरेंट्स को भी आप छोड़ सकते हो, जो कि शायद हमारे लिए फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनको भी उनसे दूर रहने के लिए रेडी हो जाते हो, तो इसको इतना फोकस मिलना चाहिए जिंदगी में जितना ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा जरूरी है ये पॉइंट समझना कि ये बहुत जरूरी है। आप करियर की इंपॉर्टेंस को समझो, क्योंकि ये करियर फिर बाद में आपको हर चीज देगा। रिस्पेक्ट देगा आपको, आपके पेरेंट्स को, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाएगा, पैसे दिलाएगा, आपको नॉर्मल जीने के लिए पैसे देगा, सब कुछ देगा। ये सब कुछ इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। जीने के लिए जो रेगुलर रूटीन में आपको सब कुछ जो चाहिए वो यहां से मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाओ इस चीज को लेके कि हाँ यार इतना जरूरी है। ठीक है, तो बहुत बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। फोकस करना सही पॉइंट को कि हाँ कैसे आपका ये करियर बनेगा। और अगर हाँ आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है
आपके पेरेंट्स या पेरेंट्स इन लॉ जो भी होने वाले हैं, अगर वो आपको ढेर सारा पैसा दे सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपए दे सकते हैं कि ले भाई तू जॉब कर, जॉब छोड़, धंधा कर, बिजनेस कर, दुकान खोल ले एटसेट्रा, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर अगर नहीं है तो करने की जरूरत है। बनाना पड़ेगा करियर खुद से, इंटरव्यू भी खुद देने पड़ेंगे, रिटर्न टेस्ट भी खुद ही लिखना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा, कोई मदद करने नहीं आएगा, जॉब भी खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, जॉब का काम भी खुद ही करना पड़ेगा, भी खुद ही करनी पड़ेगी। करियर एक ऐसी चीज है जो खुद ही कर सकते हो, दूसरा कोई हेल्प थोड़ी कर पाएगा, ज्यादा नहीं, अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। तो सीरियस होना जरूरी है, वरना स्ट्रगल करते रह जाओगे लाइफ टाइम, और फिर रिग्रेट करोगे काश वो 2 साल में हम पढ़ाई कर लेते, काश 3 साल में पढ़ाई कर लेते, काश उस टाइम पे एमटेक कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। कोई रिग्रेट जिंदगी में चाहिए नहीं, इसलिए अभी सीरियस हो जाओ जितना हो सकता है। देखो अब जो बैच बीएम है उनका भी ये एक स्ट्रिक्ट मैसेज आया है कि इधर उधर की अगर बातें करोगे तो मैं तुरंत ब्लॉक करा दूंगा। अब याद रखना, टेस्ट बेटा मिलेगा, आप थोड़ा सा नीचे जाओ, स्क्रॉल करके या एक सर्च बार में लिखो, मिल जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन हार्ड है, लगना भी चाहिए। 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, पीवाई क्यूज क्वेश्चन सॉल्व करो, मिलेगा। ठीक है, चलो। अगर प्रियम्पशन नहीं करेंगे तो डेडलॉक नहीं होगा, अगर प्रियम्पशन नहीं करेंगे तो एक पर्टिकुलर फिलोसोफर आगे बढ़ता ही जाएगा, दूसरा फिलोसोफर आ ही नहीं पाएगा। बट यहां पे प्रियम्पशन नहीं करेंगे ऐसा केस बनता नहीं है ना। प्रियम्पशन हो सकता है किसी भी प्रोसेस का कभी भी, तभी तो सिंक्रोनाइजेशन में इशू आते हैं। अगर कोई प्रोसेस प्रियम्प्ट ही नहीं होगी तो सिंक्रोनाइजेशन में कभी इशू नहीं आएगा, क्योंकि एक प्रोसेस पूरी खत्म होगी तभी दूसरी प्रोसेस जो है आएगी। तो 1 बाय 1 अगर प्रोसेस रन होंगी तो सिंक्रोनाइजेशन का इशू कभी क्रिएट ही नहीं होगा। प्रियम्पशन ही है तभी तो सिंक्रोनाइजेशन का इशू आता है। टेस्ट मोबाइल ऐप पे विजिबल है, देख लो, मोबाइल ऐप से देख लो यार, एक बार मिल जाओ। चलिए, बैंगलोर के सामने ही रहता हूँ, बढ़िया। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अपने, थोड़ा सा करियर के लिए। फोक वाला देखो ऐसा है, फोक में प्रॉब्लम ये है कि कंपाइलर टू कंपाइलर आपके फोक का रिजल्ट चेंज हो सकता है। तो आप किसी स्पेसिफिक कंपाइलर के हिसाब से अपना आंसर मत देखिए, जो गेट में आंसीसी का कंपाइलर आता है उसी को ही मैटर करना है। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल ले लो। चलिए, ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय, थैंक यू।